जज हैं, उन्होंने जो डिसीजन दिया बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक। वेलकमिंग इंटीरियर है, अमेजिंग इन क्वालिटी, लेदर क्वालिटी बहुत अच्छी है। फारिग आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, फारिग। भाई ये वो दुनिया नहीं है। एक गांव उठा लें, यस 20 घर उठा लें, उनको स्पॉन्सर कर दें, उनको घर बना दें। दिल जीत लिया, खुश कर दिया। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। इसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ा सा इसके अंदर संदल। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तला आपको भी जुम्मा बहुत मुबारक हो। और आप जुम्मे की मुनासबत से माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और जुम्मे की मुनासबत से प्रोग्राम का आगाज भी करते हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाहु व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, हक नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वसल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला व आले मोहम्मद। मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, बंदो तुम भी कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ो। आज का दिन बहुत जरूरी है, दुरूद व सलाम जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यकीनन रात को बड़ी बड़ी अच्छी खबर भी मिली लेट नाइट, जब हम लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से ओपनिंग स्टार्ट लेते हुए मैच जीता। वर्दा आपने बड़ा एंजॉय किया मैच? मैंने वाकई बहुत एंजॉय किया और मुझे लगा कि इतनी ज्यादा तनकीद हुई है पाकिस्तानी टीम पे, तो मुझे लग रहा है शायद ये उसका असर है तला, कि आप देखें किस तरह से सेंचुरी की है सिर्फ हमारे दो प्लेयर्स, बाबर रिजवान की जो जोड़ी है वो सुपर हिट हो गई है और उन्होंने ही सेंचुरी कर दी। पूरा स्कोर ही उन्होंने जो है वो चेस कर लिया, किसी को आगे आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मेरी ये समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्या है हमारी टीम में, कभी कभी इस तरह की परफॉर्मेंस होती है कि हम सब मायूस हो जाते हैं, उदास जाते हैं कि जी बस अब तो हम जीत ही नहीं सकते, और एकदम उसी वक्त हमारी टीम परफॉर्मेंस में आती है कि नहीं जी मेरे फैंस परेशान ना हो, हम ही जीतेंगे। ऐसा क्या है? ये सूरत हाल हमारी सियासत में भी है, हमारी मईशत में भी है। इसे हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। कुछ मालूम नहीं है, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग एट एनी टाइम। हम कभी कुछ भी सरप्राइज दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी हम कभी सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड। यकीनन सियासी मैदान की बात करें तो वहां पर भी आप जानती हैं कि सब बड़ी गर्मा गर्मी है। पीठ ऐलान कर दिया है, साथ साथ वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह भी आमने सामने है। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक कन्फ्रंटेशन होने जा रही है वफाकी हुकूमत की दूसरी सूबाई हुकूमतों के साथ। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट सूबाई हुकूमतें, मेरा मतलब है KPK पंजाब, दोनों PTI की हुकूमतें हैं। और वो कंटिन्यूसली इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि अब लॉन्ग मार्च की तैयारी होगी, उसको भी तफसीलन डिस्कस करेंगे। डेयरी एसोसिएशन को तफसीलन डिस्कस करेंगे। अवार्ड्स हो रहे हैं कनाडा में, सेलिब्रिटीज वहां गए हुए हैं जो बड़ा तनकीद का निशाना बन रहे हैं इस वक्त, क्योंकि लोग ये कहते हैं, सोशल मीडिया पर यह वायरल हुआ है कि इनको सैलाब मुतासरीन का ख्याल होना चाहिए था, रिलीफ वर्क करना चाहिए था, ना कि डांस प्रैक्टिस अवार्ड सेरेमनी के लिए। लेकिन अच्छा, उनमें भी वो चीज मेंशन कर रहे हैं कि जो जितने भी टिकट्स परचेज किए जाएंगे उसका हाफ ऑफ जो अमाउंट है वो फ्लड रिलीफ उसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे मजीद इसको। लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। आ रहा है कप्तान, तैयार हो जाओ पाकिस्तान। PTI ने लॉन्ग मार्च की तारीख के लिए हफ्ते को अहम इजलास बुला लिया। जल्द एहतजाज का ऐलान होगा। राना सनाउल्लाह को इस बार एहतियात का मशवरा। महंगाई के तूफान ने आवाम का जीना हराम कर दिया। ग्वाले फिर से कीमतें बढ़ाने की कोशिश में, इंतजामिया क्या सिर्फ तमाशा देखने के लिए है? हॉलीवुड स्टार सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। अपने सितारे बैरून मुल्क जा रहे हैं। कनाडा में अवार्ड शो की तैयारियों पर बड़ी तनकीद जारी। और मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बाद सानेहात जन्म लेने लगे। मुतासरीन गैस्ट्रो मलेरिया समेत मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार। सैलाबज़दा अंदरून सिंध में वबाई अमराज से 318 बच्चे बड़े जाँ बहक। जी तरह सियासी पार्ट, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा हाई है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने की तारीख तो आगे बढ़ गई है, मगर सियासी दर्जा हरारत में कोई कमी नहीं आ रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार एहतजाज न करने का मशवरा देते हुए संगीन नताइज की धमकियां भी दे रहे हैं। लेकिन कल इमरान खान ने भी वफाकी वज़ीर दाखिला से एक वादा किया है। तलहा जी हाँ, वादा किया है और बिल्कुल उन्होंने ये कहा है, क्योंकि कन्फ्रंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। इमरान खान ने कह दिया है कि हम आएंगे। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। इस दफा राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हम नए तरीके से रबर बुलेट्स इस्तेमाल करेंगे, शेलिंग को भी हम नई जिद्दत के साथ यूज करेंगे। तो अगेन फसाद है, कन्फ्रंटेशन है, लड़ाई है, झगड़ा है।
जिसका मुतहम्मिल हमारा मुल्क हो नहीं सकता। ना हमारी सियासत, ना हमारी मईशत, ना हमारे लोग, ना हमारा मुआशरा। बहुत मुश्किल में हम लोग, और हम इस तरह की सियासत, इस तरह की सूरत हाल अफोर्ड नहीं कर सकते। वरना लेकिन खान साहब ने भी एक वादा किया है तला वफाकी वजीर दाखिला से, उन्होंने कहा है कि तुम्हें इस्लामाबाद में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो इस तरह के बयान जब सामने आते हैं तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक घमसान की जंग की सिचुएशन सी होने वाली, क्योंकि आज महंगाई के खिलाफ रैली भी निकाली जा रही है और फिर कल से लॉन्ग मार्च का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। और जिस तरह से वफाक की तैयारियां हैं रबर बुलेट्स की, और स्पेशली ड्रोन्स मंगवाए जा रहे हैं जो टीयर गैस की शेलिंग करेंगे, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कौन आ रहा है भाई, आपकी अपनी आवाम आ रही है। मुझे खुदा ना खास्ता ऐसा लग रहा है, अल्लाह ना करे कि 25 मई से ज़्यादा बुरी सूरत हाल हो जाए। क्या होगा, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं तला। लेकिन मजीद आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर साहब हमारे साथ हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब, पहले ये बताइएगा कि इंसदादी दहशतगर्दी में रिलीफ और फर्दर जुर्म में ताखीर भी हो गई है खान साहब के खिलाफ केसेस में। ये रिलीफ बाबा रहमान साहब ने ज़बरदस्त दलाइल का नतीजा दिया है। ये बैकडोर राब्तों के नतीजे में बदलती सूरत हाल है, या फिर इस जिम्मे में आती है, या फिर नॉर्मली ये रिलीफ मिल रहा है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता कि बैकडोर के जरिए ये चीजें बेहतर हो रही हैं। मैं समझता हूँ ये अदालती अमूर हैं, और अदालतें जो हैं वो गलबन बैकडोर चैनल्स के ऊपर इतना नहीं होता। और आई एम श्योर कि ये जो जिस तरह प्लीड किया केस अदालत में, हमारे उसमें लॉयर्स मौजूद थे, तो मैं तो समझता हूँ कि उसी को क्रेडिट जाता है। और मुअज़्ज़ज़ जो जज हैं उन्होंने जो डिसीजन दिया वो उन्होंने बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक। तो ये कहना कि ये बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए हो रहा है, वो तो मतलब मेरे पास तो कोई उसकी इत्तला नहीं है, ना कोई प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए। अलबत्ता ये तय है कि आइंदा इलेक्शन में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही बनने जा रही है, और इस वक्त आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा वो है मईशत। तो क्या कोई मईशत का प्लान बनाया है आप लोगों ने अब तक? देखें, एक तो जाहिर है मैं मुआशियात की फील्ड का आदमी नहीं हूँ। आप मेरे से तो बेहतर होगा आप कोई लॉ एंड ऑर्डर से या उससे हवाले से बात करें। मगर मैं एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो आज नजर आता है कि चेयरमैन साहब बार बार इंसिस्ट करते हैं कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, बार बार वो कहते हैं, हमें तो वेट करने में कोई नहीं है, हम साल 2 साल भी वेट कर सकते हैं। आप जब भी इलेक्शन करवाएंगे तो जो एक नजर आ रहा है कि 2/3 अक्सरियत से इंशाल्लाह खान साहब न सिर्फ वफाक में बल्कि ज्यादा सूबों में भी यही पोजीशन होगी। बात यह है कि ये मुआशी तबाही इतनी ज्यादा कर दी इन्होंने इतने हालात खराब कर दिए कि अब तो चेयरमैन साहब इंशाल्लाह इमरान खान की 2/3 अक्सरियत से आएंगे तो बड़ी सख्त तगोदो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, बाहर के मुल्कों के साथ आपका राब्ता बेहतर करना पड़ेगा। इस वक्त तो जो हालत है नजर नहीं आता कि इसको आप रिवाइव कैसे करेंगे। मगर आई एम श्योर कि इंशाल्लाह पहले भी खान साहब की बड़ी मुस्बित मुआशी पॉलिसीज थी, जिसके नतीजे में 6% आपकी ग्रोथ हो रही थी, जिसके नतीजे में आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही थी, जिसके नतीजे में आपकी जो सियालकोट और फैसलाबाद जैसी इंडस्ट्रीज फुल स्पीड से चल रही थी। तो ये तो बहुत मुश्किल और क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे डोगर साहब मुझे लगता है कि आज इमरान खान साहब ने भी एहतजाज के खिलाफ जो है महंगाई के खिलाफ एहतजाजी कॉल दी हुई है, और पूरी मुल्क हम जानते हैं परेशान है, काश्तकार से लेकर शहर में रहने वाले लोग तक सब इस वक्त परेशान है महंगाई की वजह से। क्या समझते हैं इस एहतजाज से क्या कोई रिलीफ मिलेगा? हुकूमत आवाम का सोचेगी और उनके लिए कोई इकदाम करेगी? क्या होगा इस एहतजाज से डोगर साहब? मुझे तो 0% भी चांस नजर नहीं आते कि ये गवर्नमेंट मुआशी फील्ड में आवाम को जरा भी कोई रिलीफ दे सके। इनकी कैपेसिटी से बाहर है, इनकी भीख मांगने की काबिलियत भी खत्म हो गई। ये जिस मुल्क से जा रहे हैं इनको वो जैसे गाड़ी का शीशा तोड़ कर नीचे करके वो कहते हैं जी माफ करें, तो अब तो इनको बाकायदा लोग माफ करना के लिए कहना शुरू हो गए हैं। तो आसार तो बहुत बुरे हैं। ये क्या रिलीफ दे सकते हैं? पूरी दुनिया में जिस वक्त ऑयल जो है वो 100 से ऊपर था डॉलर्स में, तो उस वक्त की प्राइस क्या थी जो हम दे रहे थे, और आज जबकि मेरा ख्याल है 90 के करीब आ गया बैरल, $90 पर बैरल। तो ये देखें कि इन्होंने फिर 2 रुपए बढ़ा दी। ये जो मिफ्ता इस्माइल है, इसको देखते ही लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हमने अगली चीज क्या बेचनी है। जब ये ऑयल की कीमत डिसाइड करते हैं, हर सुबह उठते हैं तो बदकिस्मती से जो पहला आपको न्यूज मिलती है, अगर आप कोई टीवी चैनल ऑन करें
तो पता लगता है कि डॉलर कितना ऊपर चला गया है। ये क्या कर सकते हैं? ये तो एक ही काम इनको करना चाहिए कि ये आराम से और आसानी से ये खुदा हाफिज कहें और बैठें, बात करें और एक फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाएं, जो इस वक्त मैं समझता हूँ मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क को आगे लेके जाने के लिए दिस इज द ओनली स्टेप। इसके अलावा और कोई एक्शन नहीं करने की जरूरत, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इनसे मतलब मायूस हैं हम, इनसे बहुत ज्यादा मायूस हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की जानिब से हुकूमत के खिलाफ हफ्ते से तहरीक चलाने का इंदिया दे दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो पंजाब से हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज होगा, तो इस बार किस तरह की हिकमत अमली अपनाई जा रही है? कि राना सनाउल्लाह ने तो साफ साफ धमकी दी है कि अगर एहतजाज के लिए डी चौक आए तो फिर जो है वो आपको ठीक ठाक परेशानी का सामना करना पड़ेगा और बहुत बुरा हाल होगा। देखिए, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली से बताता हूँ कि मुझे बड़ा खौफ है कि ये जो लॉन्ग मार्च है ये मुल्क के लिए इसके देखें मेरा अंदाजा है कि सिर्फ पंजाब से कम 2 मिलियन लोग निकलेंगे, ये मेरा अंदाजा है। अच्छा। हो सकता है इससे ज्यादा निकल आए। तो इसी तरह KPK से आएंगे लोग, सिंध से आएंगे, बलूचिस्तान से आएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हम इतने बड़े क्राउड को, खान साहब जो बार बार अपने आप को रोक रहे हैं लॉन्ग मार्च, तो आज डिसीजन लें तो मेरा ख्याल है कि विदिन 24 आवर्स हम घरों से निकल पड़ेंगे। ना ही इनकी अब वो बदमाशी है, ना ये पुलिस को मिसयूज कर सकते हैं। तो हम तो अपने रिसोर्सेज पे, पार्टी के अंदर इतनी काबिलियत है कि हम मिलियंस में लेके तो लोग उधर पहुंच जाएंगे। वो कहता है मैं धोनी दूंगा, इसने कभी जिंदगी में कोई अच्छी बात की है? हमेशा बदतमीजी वाली बातें, मैं धोनी दूंगा। ये फेडरल मिनिस्टर हैं, बातें क्या करते हैं? कैसे देंगे आप धोनी? इस दफा हम आपको वो धोनी देंगे कि आप याद रखेंगे। और मुझे तो यकीन है कि जब इस दफा हम महंगाई के खिलाफ करेंगे तो बेशुमार लोग हैं जो नून लीग के बाहर निकलेंगे। पीपल्स पार्टी, उनको कोई तेल सस्ता तो नहीं मिल रहा हमारे से। तो सूरत हाल ये है कि हम वहां पे पहुंचेंगे। मुझे खौफ सिर्फ ये है कि वो फिर लोग कहीं ऐसे बेकाबू ना हो जाए। खान साहब की यही ख्वाहिश है, वो बार बार रिस्ट्रेन यूज कर रहे हैं कि कोई ऐसा वक्त ना आए कि खुदा न खास्ता अवाम उनके भी कहने से बाहर आ जाए। सही। तो उससे पहले नोश्ता दीवार पढ़ें, आप देखें कि क्या हो रहा है, आपके मुल्क में क्या हो रहा है, और खुदा के लिए जान छोड़ दें। ये जो आपने चोरी से और धौंस पैसे खर्च करके जो आपने हुकूमत दी, इसका फायदा नहीं हुआ आपको। हाँ, एक चीज जरूर है कि आपने अपने नैब के केसेस खत्म कर लिए, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये दोबारा खुल जाएंगे इंशाल्लाह। जब टाइम आएगा इंशाल्लाह हम 2/3 सूबाई वजीर दाखिला हमारे साथ मौजूद थे हाशिम डोगर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमत दिया। लेकिन मैं आपकी स्टेटमेंट से एक और स्टेटमेंट कनेक्ट करना चाहूंगा। आपने कहा वफाकी वजीर दाखिला का यह कहना है कि धोनी दूंगा, एक ऐसी स्टेटमेंट है। तो मैं आपको बताऊं, वफाकी वजीर खजाना भी कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ है लेकिन दाल मंगवाने के लिए डॉलर नहीं है। अल्लाह रहम फरमाए हमारे हाल पे। हाल की बात आई है तो वर्दा, जिस तरह आपको खाने पकाने का शौक होता है ना, लड़की को ज्यादातर होता है, उसी तरह हम मर्द हजरात को या तो आपको मालूम है असले का शौक होता है या फिर गाड़ियों का शौक तो लाजमी होता है। तो आजकल गाड़ियों का शौक है। आजकल गाड़ियों का सूरत हाल ये है कि कंटिन्यूसली जो है वैरायटीज ही पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रही हैं, ऑप्शंस बढ़ते जा रहे हैं, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, ड्यूटीज लगा दी गई हैं। लेकिन लोगों का जुनून इतना है कि चाहे कितनी भी चीज महंगी हो जाए, गाड़ियों की डिमांड हमेशा रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तो नहीं है ना, तो इसलिए गाड़ियां बड़ी चलती हैं। खैर, हमारे प्रोग्राम में आज से हम एक सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ गाड़ियों का रिव्यू करेंगे। ऐसी एक गाड़ी मैं आपके लिए रिव्यू करके आया हूं, आपको दिखाते हैं। वाओ। पाकिस्तानी ऑटो मार्केट की कमाल बात यह है कि जिस तरह गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं उसी तरह उनकी डिमांड भी साथ साथ बढ़ती जा रही है। और अच्छी बात यह है कि मार्केट में नए प्लेयर्स आते जा रहे हैं। जो पॉलिसीज इमरान खान की गवर्नमेंट ने क्रिएट की थी उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में नए प्लेयर्स आना शुरू हुए। कंज्यूमर्स को, बायर्स को, आप लोगों को नए नए ऑप्शंस मिले गाड़ियों के हवाले से। ऐसा ही एक नया ऑप्शन पाकिस्तान में आया है, चेरी के नाम से 2 गाड़ियां लॉन्च की हैं, टीगो 4, टीगो 8। गंधारा ग्रुप उनके साथ पार्टनर है और दुनिया में चेरी की गाड़ियां बड़ी मकबूल हैं। पाकिस्तान में बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई है, मकबूल हो गई हैं। आइए आपको लेके चलते हैं चेरी क्लिफ्टन और दिखाते हैं इनकी दोनों गाड़ियां, टीगो 8 एंड टीगो 4। हम पहुंच चुके हैं इस वक्त चेरी क्लिफ्टन में और आप देख सकते हैं मेरे अगब में इस वक्त ये 2 बड़ी प्यारी खूबसूरत सी गाड़ी, बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे शोरूम है इनका क्लिफ्टन पार्क टावर्स में वाकई है। 2 गाड़ियां तो जनाब चेरी ने लॉन्च की हैं पाकिस्तान में। एक है चेरी टीगो 8 प्रो, चेरी टीगो 4 प्रो। इस गाड़ी को मैं कहूँगा इकोनॉमी लाइन
इस गाड़ी को मैं कहूँगा लग्जरी लाइन। लग्जरी लाइन इज 7 सीटर, इकोनॉमी लाइन इज 5 सीटर SUV। अब पाकिस्तान में SUV की डिमांड बड़ी बढ़ गई है। वजह यह है कि रोड्स खराब हैं, पानी जमा है, तो अगर आपके पास गाड़ी होगी, कोई सेडान होगी, तो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसमें झटके भी आएंगे, पानी जाने से गाड़ी खराब भी होगी। तो पाकिस्तान में इसी वजह से एक ट्रेंड आया है, इसे कहते हैं SUV ट्रेंड। गाड़ी के अंदर के स्पेक्स दिखाना चाहूँगा कि गाड़ी की डिज़ाइन, गाड़ी की क्वालिटी, गाड़ी के पार्ट्स 2021 दुनिया में लॉन्च हुई है 2021 में। बाकी जितनी भी SUVs पाकिस्तानी मार्केट में मिलती हैं वो दुनिया में 2016 और 17 के मॉडल्स हैं। यानी पुराना मॉडल दुनिया का होता है, पाकिस्तान में डंप कर दिया जाता है, सस्ता भी मिलता है क्योंकि दुनिया कहती है पुराना हो गया इसलिए पाकिस्तान को दे दो। लेकिन चेरी जो 2 गाड़ी आपके लिए लेकर आया है कि दुनिया में 21 में लॉन्च हुई है, पाकिस्तान में 22 में लॉन्च हुई है, और इस तरीके से हमें दुनिया का लेटेस्ट वर्जन पाकिस्तान में अवेलेबल हो रहा है। लेटेस्ट वर्जन से मुराद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डिजाइन, लेटेस्ट स्पेक्स, लेटेस्ट पार्ट्स, कुछ भी पुराना नहीं है, आउटडेटेड नहीं है, नई टेक्नोलॉजी का नया प्रोडक्ट है। आइए आपको टीगो 8 पहले दिखाते हैं अंदर। प्रो में आप देख सकते हैं 18 इंच के एलॉय रिम्स हैं और कूपर के टायर लगे हुए हैं। जो गाड़ियों के शौकीन लोग होते हैं वो बड़े दिल से पैसे जमा करके ये महंगे टायर्स अपनी गाड़ी पे लगाते हैं। टीगो 8 प्रो में ये टायर्स लगे हुए आ रहे हैं। आइए आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। इस गाड़ी में सबसे पहले बैठते ही इसका एक वेलकमिंग इंटीरियर है जो बहुत खूबसूरत है, जिसको देखकर इंसान को लगता है कि हाँ मेरी पसंद की गाड़ी है। इसमें एक आप सेंटर कंसोल देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत पियानो ब्लैक कंसोल है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टर है, AC की स्क्रीन है। सोचिए एयरकॉन के लिए अलग एक स्क्रीन दे दी गई विच इज अमेजिंग। बहुत फास्ट रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है। इस गाड़ी की एक और बड़ी कमाल बात है इसकी क्वालिटी, द क्वालिटी ऑफ लेदर यूज। दिस इज फॉक्स लेदर, ये अगेन सॉफ्ट लेदर है यहाँ पर भी। और जो स्टीयरिंग का लेदर है मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कोई जर्मन गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, पाकिस्तानी या चाइनीज गाड़ी का नहीं। इट्स अमेजिंग इन क्वालिटी, लेदर क्वालिटी बहुत अच्छी है। आपने देखा जब हम जहाज में सफर करते हैं तो उसका जो हेडरेस्ट होता है वो फोल्डेबल ऑप्शन देता है आपको। तो इसमें भी वही जहाज के हाई ग्रेड हेड रिस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं, हाई क्वालिटी हेडरेस्ट जो फोल्डेबल हैं, जिसकी वजह से अगर आप रेस्ट करना चाहें, और ये चारों सीट्स में है, आप रेस्ट करना चाहें तो आपका सर लेफ्ट राइट नहीं होगा, वो एक जगह पे खड़ा रहेगा, विच इज अगेन अ ग्रेट कन्वीनियंस। ऐसे ऑप्शंस के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं हासिल करने के लिए। अगर आप ये मेरे सामने मीटर देखें, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका तो बड़ा कूल है और इसके अंदर बहुत सारी एनिमेशंस हैं। अगर मैं अपने मोड्स चेंज करूँ, स्पोर्ट्स मोड, इको मोड, नॉर्मल मोड, इसके अंदर आपने देखा किस तरह मीटर्स घूमे, किस तरह की एनिमेशन आ रही है, कलर चेंज हो रहा है, कंप्लीट 12.3 इंच डिस्प्ले के ऊपर, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। ऑडियो का बड़ा शौक होता है आजकल नौजवानों का, मालूम है गाने बड़े सुनते हैं, तो गाड़ी के अंदर 8 सोनी के स्पीकर्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बड़ा बेहतरीन साउंड मिलता है। आप अपना सफर एंजॉय करते हैं और आप एक खुशगवार गाड़ी के मालिक बनने के बाद एहसास होता है कि हाँ आपने अच्छी गाड़ी ली है। गाड़ी की एक बड़ी कमाल बात यह भी है कि ये गाड़ी 7 सीटर है, कि अगर आप 5 सीटर यूज करना चाहते हैं तो आप इसको 5 सीटर यूज करें, आपके पास बड़ी डिक्की होगी, ज्यादा सामान रख के आप लॉन्ग राइड्स पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसेंजर ज्यादा हैं तो आप इसमें पीछे ही बैठ सकते हैं। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी 7 सीटर्स में बैठा हूं, लेकिन इतनी कंफर्टेबल 7th सीट मुझे नहीं मिली। पाकिस्तान में आज तक जितनी भी SUVs आई हैं उसमें कभी कवर्ड हुड मैंने नहीं देखा था। ये पहली पाकिस्तान की SUV है इसमें हाइड्रोलिक्स के साथ कंप्लीट कवर्ड इंजन है। दैट मींस साउंड प्रूफिंग भी अच्छी होगी, हीट प्रूफिंग भी अच्छी होगी, डस्ट कचरा वगैरह नहीं जाएगा, आपके इंजन को, आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। टेलिंग यू अबाउट द हेडलाइट्स, बहुत खूबसूरत इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, DRLs हैं, कॉर्नरिंग लाइट्स। विदाउट अ डाउट, बिला किसी शक व शुबा के मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे अच्छी SUV गाड़ी मेड इन पाकिस्तान, लोकली असेंबल्ड अवेलेबल है, दैट्स चेरी टीगो 8 प्रो, विदाउट अ डाउट। अब मैं आपको लेके चलता हूं चेरी टीगो 4 की जानिब, जो कि एक अच्छी कीमत में एक अच्छी गाड़ी है घर के इस्तेमाल के लिए, जिसका माइलेज भी ज्यादा है। आइए मेरे साथ। राइट, तो अंदर इसके हम वही फॉक्स लेदर देख रहे हैं, वही सॉफ्ट लेदर देख रहे हैं, स्टीयरिंग में वही हाई ग्रेड लेदर की क्वालिटी देख रहे हैं। इसमें अडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं है, रेगुलर क्रूज कंट्रोल है, कंप्लीट ADAS नहीं है इसके अंदर। 360 कैमरा की जगह टीगो 4 प्रो में रिवर्स कैमरा है, लेकिन देन अगेन यू गॉट अ ह्यूज क्लस्टर डिस्प्ले, आपके पास एक एंटरटेनमेंट स्क्रीन है, डुअल AC के ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपके पास,
इसके अंदर CVT ट्रांसमिशन है 9 स्पीड। तो इस गाड़ी का पिक इज एक्चुअली अमेजिंग। इफ यू ड्राइव इट यू विल फॉल इन लव विद इट। गाड़ी की सीट्स भी फॉक्स लेदर से अमेजिंग लेदर क्वालिटी, बड़ी प्यारी स्टिचिंग हुई हुई है, डुअल टोन है, रेड एंड ब्लैक। अगर आप सोच रहे हैं कि रेड क्यों इस्तेमाल हुआ है, तो अगर आप बाहर से देखेंगे तो ब्रेक कैलिपर्स भी रेड हैं, बाहर भी एक रेड लाइन है, फ्रंट पे भी एक रेड लाइन है, जस्ट टू गिव इट द कॉम्बिनेशन। तो द कार इज अमेजिंग फॉर इट्स प्राइस। 55 के प्राइस टैग में अगर मैं कुछ और लेना जाऊं तो मुझे इस क्वालिटी की चीज नहीं मिलेगी, महंगी भी मिलेगी और इससे कम क्वालिटी की पुरानी टेक्नोलॉजी की। तो इतने कम पैसों में सनरूफ भी मिल रहा है आपको। आपको इतने पैसों में कभी सनरूफ नहीं मिलेगा, व्हिच इज अमेजिंग। टर्बो चार्ज इंजन है। अनदर गुड कार ऑफर्ड टू पाकिस्तानी कंज्यूमर्स बाय चेरी एंड गंधारा पाकिस्तान। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अगर इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज, इसी तरह के प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की मार्केट में आते रहे तो पाकिस्तान की मार्केट स्टेबल होगी, ग्रो होगी और पाकिस्तानी ऑटो यूजर्स को नई नई अच्छी अच्छी गाड़ियां मिलेंगी चलाने के लिए। अब वापस चलते हैं हम स्टूडियो की जानिब, देखते हैं और क्या बातें करेंगे। आई होप यू लाइक द रिव्यू, आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में भी हम मुख्तलिफ गाड़ियों की आपके लिए रिव्यूज लाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में हम एक ऐसी हस्ती ने ज्वाइन कर लिया जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज वो हमारे शो का हिस्सा बनेंगे। खोसा साहब, वेलकम टू दुनिया बोल है। इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर, सो ग्रेटफुल कि आपने अपना कीमती वक्त में दिया, क्योंकि मुल्क में इस वक्त एक लहर चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया के स्टार्स पाकिस्तान में आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो रिलीफ वर्क कर रहे हैं, सैलाब मुतासरीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपने बड़ी आवाज उठाई है, वी आर सो ग्रेटफुल टू यू एज वेल। लेकिन पाकिस्तानी स्टार्स इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में कनाडा में बैठे हुए हैं, डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, अवार्ड शो की तैयारी कर रहे हैं। उनको बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। डिस्कस करेंगे तफसीलन इस ब्रेक के बाद। इस ब्रेक के बाद जब तक आप ब्रेक पे जाइए मैं तलहा से डिस्कस करती हूँ कि ये जो गाड़ी इन्होंने दिखाई है इतनी मजेदार सी, ये कितने डिस्काउंट पे मुझे दे सकते हैं। आप जाके लीजिए ब्रेक और मैं कन्विंस करती हूँ तलहा को। जी तलहा। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ी हस्ती खोसो साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं कि सैलाब मुतासरीन के ऊपर के कुछ लोग हमारे सेलिब्रिटीज़ कनाडा चले गए हैं, वहाँ पे अवार्ड्स की तैयारियाँ चल रही हैं, डांस प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन 7 समंदर पार से एक और पाकिस्तान आती है, वो भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। 5 स्टार होटल में नहीं रुकती हैं, बल्कि अपने मुल्क के सिफारत खाने के एक कमरे में रहती हैं, फिर सिंध के गोठों में, देही इलाकों में जाती हैं, वहाँ पे आम अफराद के पास जाके उन औरतों को अपने गले से लगाती हैं, उन बीमारों की तीमारदारी करती हैं, छूत अछूत का फ़र्क नहीं रखती हैं, वो कुछ भी बच्चों को गोद में उठाती, उनको दिलासा देती हैं कि इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं। एंजेलिना जोली की यहाँ बात हो रही है, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। एक तरफ आपको हमारे प्रोड्यूसर साहब एंजेलिना जोली की तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ वो पाकिस्तानी स्टार्स हैं जो इस वक्त कनाडा में अवार्ड सेरेमनी के लिए डांस रिहर्सल्स कर रहे हैं। वीआईपी इनको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, बिजनेस क्लास में ये ट्रैवल कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है इस अवार्ड सेरेमनी के लिए जो पाकिस्तान के एक मीडिया इंडस्ट्री करा रही है। तो सोचने की बात यहां पर इस वक्त खवातीनों हजरात ये है कि दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान में तबाही है, हमें जाना चाहिए, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। और हमारे स्टार समझ रहे हैं कि हम 1-2 स्टोरीज पे तस्वीरें लगाकर एक ट्वीट कर देंगे, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है और फिर चलते हैं अपनी रेगुलर लाइफ की तरफ, ट्रैवल करते हैं फर्स्ट क्लास में और बड़े बड़े कमरों में, होटलों में रहते हैं, डांस नाच गाना पार्टी ऑन रखनी है। भाई पाकिस्तान की खैर है, वो चलता रहेगा। लेकिन तरह इस पे बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। शर्मिला फारूकी ने भी ट्वीट की और बहुत से लोग हैं जिन पर इन लोगों को, हमारे सेलिब्रिटीज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि देखिए, मैं आपको दिखा दूं शर्मिला फारूकी की ट्वीट देखिए कि यार पाकिस्तानी सेलेब्स फ्लाई टू टोरंटो टू अटेंड द अवार्ड सेरेमनी, और उसके बाद एक और ट्वीट है यहाँ पे एंजेलिना जोली के पिक्चर्स लगा के दिखाया जा रहा है कि किस तरह से काम करेगी। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या हमारे सेलिब्रिटीज इंटरनेशनली क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं हमारे मुल्क का, लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में कि जब हमारे मुल्क में इतने बुरे हालात हैं तो क्या ये सेलिब्रिटीज को जाके वहां पे मदद नहीं करनी चाहिए अपने लोगों की? इन सेलिब्रिटीज को बनाने वाले ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये अवाम है जिन्होंने इनको इतनी इज्जत दी है, इस मकाम पे बिठाया है और इनको वो प्रोटोकॉल दिया है जिसकी वजह से आज वो हमारी सोसाइटी में इतना इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अयूब खोसा साहब हमारे साथ मौजूद है। खोसा साहब, माशाल्लाह से मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा एज ए पाकिस्तानी, आपने जाके ग्राउंड पे रिलीफ वर्क किया है, बड़ी मेहनत की है, इदारों के साथ मिलकर आपने सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। लेकिन ऐसे माहौल में जहां करोड़ों लोग पाकिस्तान में बेसरो सामानी के आलम में ना खाने के साथ ना किसी और चीज के साथ रोडों पर बैठे हुए हैं, हमारे लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान से करोड़ों बिलियन डॉलर्स कमाते हैं, वो जाके वहां पे जी
पैसे उड़ा रहे हैं, परवाह नहीं कर रहे पाकिस्तानी। देखिए मेरा ये ख्याल है कि शायद मैं वक्त ज़ाया करूंगा इन लोगों के ऊपर बात कर। ये इतने फारिग हैं, ठीक है, क्योंकि एक इंसान की कोई एक स्टैंडिंग होती है। जैसे अब आपने कहा ना कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, लोग आपको स्क्रीन पे चाहते हैं और उन्हीं की वजह से आपका सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन जब एक मुश्किल आ जाती है, जब एक मुसीबत आ जाती है आपके कौम के ऊपर, खुदा न खासा सैलाब की सूरत में हो या ज़लज़ले की सूरत में हो, आप कुछ भी नहीं करें, आप कुछ भी नहीं करें, आप सिर्फ जाके उनके पास खड़े तो हो जाएं। आप जाके दुनिया को अपील तो करें कि भाई ये मेरा मुल्क है, ये मेरा वतन है, ये मेरे लोग हैं, मैं इनके लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि हमारे आर्टिस्ट के पास शायद इतना कुछ नहीं है कि वो जनाब वहाँ पे कोई चीज़ें लेकर जाए, लेकिन वो अपील तो कर सकता है। वो दुनिया उनको चाहती है, दुनिया उनको देखती है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है, चंद एक आर्टिस्टों के अलावा। बाकी हमारे पास फारिग आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, फारिग। यानी वो आप वाली बात है कि या तो वो ट्वीट कर लेंगे या एक छोटी सी अपनी ड्राइंग रूम में बैठ के कोई एक वीडियो बना देंगे, थोड़ा सा मुंह टेढ़ा करके, थोड़ा सा पीछे से कोई एक सैड म्यूजिक चला के। भाई ये वो दुनिया नहीं है। यू हैव टू बी। अंजेलिना जोली पागल है, यहाँ पे आई है पाकिस्तान, क्या वो वहां से ट्वीट नहीं कर सकती थी? क्या वहां से वो वीडियो नहीं भेज सकती थी? क्या वहां से वो दुनिया को अपील नहीं कर सकती? वो कर सकती थी, लेकिन वो आई है, वो लोगों के पास गई। खूबसूरत साहब, शर्मिला फारूकी ने भी हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। यहाँ पे सवाल करूंगी आपसे कि हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे स्टार्स हैं, हमारी आवाम ही उनको चाहती है, उनको बनाती है, उनको इतनी मोहब्बत देती है, इतना पसंद करती है, तो वो आज इस मुकाम पे पहुँचते हैं कि वो एक सेलिब्रिटी बनते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के जब हालात होते हैं अपने मुल्क में या अपने घर में, तो सबसे पहले हम उनको दिलासा देने के लिए, उनके साथ स्टैंड लेने के लिए हम उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन इस वक्त हमारे मुल्क में जो सिचुएशन चल रही है, हमारे सेलिब्रिटीज जिनको उनके फैंस ने ही बनाया, वो इस वक्त उनको दिलासा देने के लिए नहीं खड़े हुए, बल्कि हॉलीवुड के अदाकार आ रहे हैं और दूसरे बाहर से इंटरनेशनल इस्लामिक स्लाइम मुफ्ती मैंग भी आए हैं, वो भी खड़े हुए हैं वहां पे, लेकिन हमारे सेलिब्रिटीज नहीं है इस वक्त। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि जो उसकी टिकट से रेवेन्यू जनरेट होगा उसका आधा ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक नहीं शाया किया गया है, ये सिर्फ 2-3 क्रिएटिव्स बना के वर्दा ये अपलोड कर देंगे। शर्मिला, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस सिचुएशन? आप क्या कहेंगी इस पे? जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बुनियादी तौर पे और उसूली तौर पे और मॉरली और एथिकली मैं समझती हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त पाकिस्तान एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में मुब्तला है। सैलाब की वजह से हमारी फसलें तबाह हो गई हैं, लोगों के घर बह गए हैं, लोग सड़क पे बैठे हुए हैं। ऐसे मौके पे हम हर एक शख्स जो भी अपने तय कर सकता है हमें करना चाहिए। ना सिर्फ कि हम अतिया करें, इनकी मदद को पहुंचे, बल्कि हमें इनके साथ खड़े होते हुए नजर आना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट इंस्पायर्स अदर्स टू डू मोर। और सेलिब्रिटीज का जहाँ तक ताल्लुक है, तो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो लोग हैं जिनको पजीराई इसी मुल्क में भी है, जिनके फैंस ने उनको यहाँ तक ये स्टेटस दिया है। ऐसे मौके पे अच्छा होता और मेरा ख्याल है कि बड़ी हौसला अफजाई होती हमारी भी और इन लोगों की भी, अगर ये इनके साथ इनके टूटे हुए घरों में खड़े होते, इनके साथ हाथ मिलाते, इनका दुख दर्द सुनते। बात ये नहीं होता कि आपने क्या चैरिटी की है, जी मैंने चैरिटी की, आपको नहीं मालूम, आप इस पे क्यों कमेंट कर रही हैं। ये अक्सर क्रिटिसिज्म आई है मुझे कल से, जो जब से मैंने वो पोस्ट लगाई थी कि जी आपको क्या पता हमने क्या क्या नहीं किया। देखिए, कुछ ऑप्टिक्स भी होते हैं। एंजेलिना जोली भी बाहर बैठ के लाखों डॉलर पाकिस्तान को अतिया कर सकती थी, मुफ्ती मैंग भी कर सकते थे, टर्की के जो एक्टर आए थे वो भी कर सकते थे। लेकिन उनका यहाँ पर पहुंचना, उन डिस्ट्रिक्ट में जाना, उन लोगों के साथ बैठना, खाना, घुल मिलना लोगों को इंस्पायर करता है, क्योंकि इन लोगों की फॉलोइंग होती है सेलिब्रिटीज की, इनको लोग फॉलो करते हैं। मेरा अगर कोई फेवरेट स्टार वहां जाएगा तो मैं भी इंस्पायर होंगी कि यार अगर ये गया तो फिर मैं भी जाऊँ, मैं भी कुछ करूँ, आई शुड ऑल्सो डू समथिंग। तो बहुत दफा जरूरत ये होती है कि आप दिखावे के लिए चीजें नहीं करते, लेकिन बाकी लोगों को इंस्पायर करने के लिए करते हैं, क्योंकि इस वक्त हमें हर एक शख्स जो है उसकी हमें कहीं ना कहीं इनपुट चाहिए। जो कैलामिटी है वो इतनी मैग्नानिमस है, जो डेवस्टेशन है दैट इज सो लार्ज कि जो भी किया जाए वो कम है। तो इस वक्त अगर आप ऑप्टिक्स देखें तो क्या है कि ये तमाम लोग जो हैं टोरंटो में गए हुए हैं और वहाँ पर अवार्ड हो रहे हैं, नाच गाना हो रहे हैं। मैं नाच गाने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं अवार्ड्स के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। आई फॉर वन, आई सपोर्ट अवार्ड्स। मैं कल्चरल एक्टिविटीज
को फरोग देती हूँ, मैं सपोर्ट करती हूँ, आई अप्रिशिएट इट, मैं खुद भी अटेंड करती हूँ अवार्ड शोज। तो हर चीज का लेकिन एक वक्त होता है। लेकिन शर्मिला जी जब आपके पोस्टपोन भी घर हो में सकता था ना, जब देखिए टाइमिंग का इशू है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। देखिए मैं यही कह रही हूँ, कल मुझे ऑर्गेनाइजर्स का फोन आया कनाडा से कि जी आप इसको गलत तासुर ले रही हैं और ये नहीं है, हम तो ये यहाँ पर फंड रेजिंग के लिए आए। देखिए आप अपने मुल्क में बैठ के भी फंड रेजिंग कर सकते हैं। ये जो स्पॉन्सर्स हैं, और मैं लेट मी टेक सम नेम्स, जो कश्मीर कुकिंग ऑयल वाले हैं या तो मिचेल्स फ्रूट फार्म्स वाले हैं, इन्होंने ये अगर इवेंट स्पॉन्सर किया है, आप यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट उठा लें, एक गांव उठा लें, 20 घर उठा लें, उनको स्पॉन्सर कर दें, उनके घर बना दें। लेकिन यहाँ पब्लिसिटी नहीं मिलेगी ना, अनफॉर्चुनेटली। वहाँ तो मिलेगा कश्मीर हम अवार्ड कुकिंग। शर्मिला विल कम बैक टू यू। खोसा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, जो आपने बात की है ना कि जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, मैं बहुत ही माफी के साथ, जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनको एक पूरा डिस्ट्रिक्ट उठाना चाहिए, एक डिस्ट्रिक्ट उठाना चाहिए। देखिए मैं समझती हूँ कि चैरिटी दिल से होनी चाहिए, मदद दिल से होनी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। दिस इज द टाइम टू गिव बैक टू पाकिस्तान व्हाट पाकिस्तान हैज गिवन। इट्स पे बैक टाइम। मैं किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं कहूंगी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट उठा लो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ तो करो, कुछ तो करें। आप 10 घर उठा लें, 10 घर में अगर 6 बंदे भी हैं, 7 बंदे भी हैं, तो 70 बंदे, बहुत मुश्किल काम नहीं है। देखिए मैंने दादू के अंदर 50 फैमिलीज को अडॉप्ट किया है और उसमें को 250-300 बंदे हैं। किसी के घर की दीवार टूटी हुई है, किसी की छत नहीं है, किसी के घर बिल्कुल मिसमार हो गए। तो अभी तो उनको हमने टेंट्स में रखा हुआ है, वहां पर राशन, खाना, पानी वगैरह, कपड़े, हर चीज, अद्वियात वगैरह दे रहे। लेकिन माई टास्क इज टू पुट देम बैक इन द हाउसेस। राइट शर्मिला, विल कम बैक टू यू। खोसा साहब को भी डिस्कशन में शामिल करने दें प्लीज, अगर आपकी इजाजत हो। खोसा साहब, इतने इनसेंसिटिव हम क्यों हो गए हैं? हमारा जमीर, हमारा इंसान कहां चला गया है? देखिए ये इतना एक मुश्किल सवाल आपने कर दिया है कि जिसके शायद जवाबात अगर देना शुरू कर दें तो बहुत सारे जवाब। हम बिगनिंग फ्रॉम द टॉप, राइट फ्रॉम द टॉप, आप बिहेवियर देख लेना, ऊपर से लेके नीचे तक का बिहेवियर देख लें। उसमें ऊपर वाले लोग भी शामिल हैं, फिर दरमियान में, फिर आते 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 मुझ तक और मुझ के बाद जो नीचे नीचे तक जाए, हर तरफ बिहेवियर जो है ना वो अजीब सा हो गया हमारे पूरे मुआशरे का। अगर आप मच्छरदानियों की बात करते हैं, अगर आप फूड की बात करते हैं, अगर आप चीज़ों की बात करते हैं, तो आपके रोडों पे इतने सारे जो लोग बैठे हुए हैं उसमें बहुत से ऐसे हैं जो कि बहुत ही इंतहाई मजबूर हैं, जिन तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि माफियाज के लिए काम कर रहे होते हैं, जो कि चीज़ों को जमा कर रहे होते हैं। आप एज एन एनजीओ, एज एन इंडिविजुअल जब आप वहाँ पे जाते हैं तो सड़क पे जो आपको बैठा हुआ है तो वो तो फौरी तौर पे आपकी गाड़ी की तरफ रश करता है। आप जो भी चीज़ आपके पास होती है आप कहते हैं यार इसको आटा दे दो, इसको चावल दे दो, इसको मच्छरदानी दे दो, इसको टेंट दे दो, इसको कंबल दे दो। वो जमा कर रहा होता है, फिर दोबारा से वो चीज़ें बेच भी रहा होता है। हमारे लिए तो सबसे मुश्किल काम यही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कोई एक मैकेनिज्म है, नहीं है। दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं तो आपके पास एक पूरा एक सेंसस आपके पास होता है कि जनाब इस गांव में, इस तहसील में, इस जिले में, इस जगह पे इतने घर हैं, इतने लोग आबाद हैं, इतनी चीजें वहां पे मौजूद हैं। हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, कि सिस्टम ही नहीं बनाया, कोई नहीं है कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई मदद करना चाहें तो आपके लिए कोई जगह ही नहीं है कि अच्छा मैं कहाँ जाऊं। अच्छा आप कहते हैं कि जी मैंने बलूचिस्तान जाना है, तो कराची से बलूचिस्तान जैसे आप हब एंटर होते हैं आफ्टर 40 और 50 किलोमीटर्स, आप कहते हैं मैं बलूचिस्तान आ गया हूँ, वहां पे कुछ टेंट लोग लगे हुए। आप लसबेला बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, बलूचिस्तान तरफ जाएं तो आप कैसे किसी के साथ अप्रोच करेंगे? मैं आपको बताऊं कि मैं जब अपने सोबतपुर डिस्ट्रिक्ट में चला गया तो जब मैं अपने गांव गया हूं, वहां पे आसपास जो मेरे 6-7 गांव थे वो सब मेरे पास आगे कहेंगे भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वो सारी चीजें सोबतपुर की सड़क पे सारी थी। मैं शर्मिला जी से फिर मैं आर्मी के पास चला गया तो आर्मी ने मुझे उसमें मुझे हेल्प आउट किया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो है, जी हाँ कोई तो है। अच्छा शर्मिला जी से इस पॉइंट पे बात करना चाहूंगी। शर्मिला जी, जैसे कि हम आपको गुस्सा भी बता रहे हो, हम भी जा रहे हो, हम भी जानते हैं कि एक माफिया भी बन गई है ना, कि जब भी जैसी कोई इमदाद पहुंचती है तो जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले जखीरा करके चीजें रखी हुई हैं वही आगे आते हैं, उनकी हेल्प हो जाती है, और जो बेचारे बहुत अंदरून की तरफ रहते हैं उन तक इमदाद प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। रीजन ये कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई काउंटिंग ऑफ नंबर्स नहीं है। देखिए मैं यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं तो वहाँ के कंसर्न्ड डीसी या वहाँ के कंसर्न्ड एमपीए से रब्ता करें। दे विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू कि कहाँ पर इमदाद देनी है, कहाँ पर नहीं देनी। हो क्या रहा है, मुखैर हज़रात हैं, अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। वो ट्रक लेके जा रहे होते हैं,
जो सड़क पे जो लोग बैठे हुए हैं ना वो ले लेते हैं, जो बेचारे अंदर बैठे हुए हैं, जो सड़क पे नहीं बैठे या जो सड़क पे नहीं आना चाहते उन तक नहीं पहुंचती, तो इन लोगों को बार बार मिलता है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि ये मुस्तहक नहीं है। लेकिन शर्मिला जी सिंध में तो गवर्नमेंट ने ये चीज जरूरी कर दी, लाजिम कर दी है ना कि बगैर इसी परमिशन के आप वहाँ पे फंडिंग भी नहीं कर सकते। देखिए यही हो रहा था ना, बिकॉज रेपिटेशन हो रही थी, उन्हीं लोगों को रेपिटेशन बार बार हो रही थी। और सामान देखिए, हर किसी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज किसी के पास नहीं होते। तो अगर एक ही जगह पे बार बार इमदाद आती रहेगी, लेकिन हर कोई आसानी भी ढूंढता है ना। आप गए 100 लोग बैठे रहे और आपने दे दिया, फिर दूसरी टक आई उन्होंने भी दे दिया, फिर तीसरे शख्स आए उसने भी उसको दे दिया। तो हो ये रहा था कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही थी, इसमें फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही थी, रिसोर्सेज का भी ज़या हो रहा था। तो इसलिए अब ये है कि आप एक प्रॉपर तरीके से, और तरीका जो मैकेनिज्म बनाया वो ये है कि वहाँ से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं भी कराची में जब जाती हूँ या मैं ठट्टा में जब जाती हूँ तो मैं कंसर्न DCO से राब्ता करके उनसे पूछ के और उनके साथ मिलके मुख्तियार कार के साथ मिलके वी नो वेयर टू गो। शर्मिला, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन प्लीज। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए हैं, हमारे लोगों के जमीर क्यों मर गए हैं शर्मिला? आई थिंक इसमें कमर्शियल एस्पेक्ट भी आ जाता है। मैं समझती हूँ कि जहाँ पर अब देखिए ना, अब फॉर दीज अवार्ड्स अगेन आई विल से कि आई एम नॉट अगेंस्ट अवार्ड, आई एम अ वेरी प्रोग्रेसिव वुमन, लेकिन बात यह है कि हर चीज का मैं कहती हूँ ना वक्त होता है, खुशी मनाने का एक वक्त होता है, गम मनाने का एक वक्त होता है, साइलेंस का एक वक्त होता है, बात करने का एक वक्त होता है। बात यह कि लोग अपनी कमर्शियल एस्पेक्ट को इतना ज्यादा वो ले लेते हैं कि वो जो आपका जो ज़मीर है वो कहता नहीं यार चलो पैसे कमाने का मौका है तो चलो ये भी कमा लें, घूमने का मौका है तो घूम लो यार। आपके मुल्क में लोग मर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ समवन लाइक हानिया आमिर, ठीक है। आई वुड हैव लव टू सी कि अगर हानिया यहाँ पर किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती, सैलाब जदगान के पास वहाँ बैठती, इट वुड हैव इंस्पायर्ड so many people more to do that. वो एक दिन चंद घंटे गुजार ली। देखिए एंजेलिना जोली को महीने भर के लिए नहीं आई थी, 1-2 दिन के लिए आई थी, लेकिन वो लोगों को कितना इंस्पायर किया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। कितने लोग और निकले हैं बाहर कि यार हीज कम फ्रॉम अमेरिका और ये आई है, ये बैठी, तो हमें भी कुछ करना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच शर्मिला फारूकी साहिबा फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। यकीनन मैं भी ये चाहता हूं कि हमारे स्टार्स अब यकीनन, और हमारा इस पूरी ट्रांसमिशन इस पर ये नहीं है कि हम अपने स्टार्स को एम्बैरेस करें या किसी गलत उनका इमेज क्रिएट करें। नो, हम चाहते हैं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। इट्स नेवर टू लेट, अभी भी वो कर सकते हैं। हालात बहुत खराब हैं खोसा साहब। सही खोसा साहब, आप बहुत ही नरम अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताएं आप कैसे कहते हैं? मैं नरम, मैं तो ये कहूंगा, बल्कि मैं उनको ये कहूंगा, मैं अब रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा उन तमाम स्टार्स को जो बड़े बड़े, जिन्होंने अपने बड़े बड़े अवार्ड्स गले में डाले हुए हैं, मैं उन तमाम स्टार्स को रिक्वेस्ट भी नहीं करूंगा। मैं उनको कहूंगा कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका फर्ज है। अगर मेरे पास और सख्त अल्फाज हो, अगर मैं किसी चैनल पे ना बैठा हुआ होता इस वक्त, तो मैं वो सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर सकता कि ये आपकी ड्यूटी है, वरना लोग आपके साथ वो असर करेंगे कि आप याद करेंगे। आए लोगों के दरमियान जाएं, उनके साथ आप दिन गुजारें, आप उनके साथ रात गुजारें। जो मच्छर उनको काट रहे हैं, एक दफा जरा 2-4 मच्छर आपको भी काटे, उनके लिए जो पानी वो पी रहे हैं आप भी वो जरा पानी पी के देख लें। उनको एहसास करें। आप लोगों में एहसास खत्म हो गया। आप लोग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े हो जाते हैं, सूट वूट पहन के, इटालियन सूट पहन के, फ्रेंच सूट पहन के आप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि जनाब मुझे ये अवार्ड मिल गया। किसके वजह से मिला है आपको? बिकॉज ऑफ द पीपल। जो लोग आपको देखते हैं, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनकी वजह से। आए, दुनिया को रिक्वेस्ट करें, वहां पे जाके सड़कों पे निकलें। अगर आप टोरंटो कनाडा में है, अगर आप यूके में है, अगर आप दुनिया के किसी मुल्क में भी खड़े हो जाए, भीख मांगे लोगों के लिए, झोली फैलाएं कि जनाब हम यहां पे मौजूद अपने लोगों के लिए। क्योंकि हम लोग माफी के साथ हम लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं। हम एक रजिस्टर्ड एस्टेब्लिश्ड भीख मंगी कौम हो गए। दुनिया के सामने हमने हाथ फैलाया हुआ है, और राइट फ्रॉम द टॉप ऊपर वाले लोग जो है ना, क्योंकि हमने भीख पे हर चीज बनानी है। हॉस्पिटल बनाना है भीख पे बनाना है, सड़क बनाना है भीख पे बनानी है, कोई भी चीज बनानी है भीख पे बनानी है। हमारे पास गोरे अंग्रेज रेलवे का सिस्टम देकर चले गए, इरिगेशन का सिस्टम देकर चले गए, सड़कों की जाल बिछा के चले गए। हमने उसको मेंटेन नहीं कर सके। हमने अपना कुछ नहीं बनाया, जो हमने कुछ भी नहीं बनाया। सो मांग लो, अब इस दफा भी मांग लो। आप लोग मांग लें, जाएं लोगों के पास जाएं,
लोगों के पास जाए भीख मांगे। हमने जलजले में लोगों के सामने गए, भीख मांगा हमने। 2010 में हमने भीख मांगा, 2012 में भीख मांग रहे थे, फिर उसके बाद हमारे बलूचिस्तान में, आवारान में, इन जगहों पे, नाल खुजदार में सैलाब आया, तब भी हमने भीख मांगी। 2022 में भीख मांग रहे हैं। भाई हम तो भीख मांगी कौम हो गए। आपके पास इतना कुछ हो, इतना, आपका पीडीएम में क्या कर रहा है, आपका एनडीए में क्या कर रहा है, ये इदारे क्या कर रहे हैं? अगर खुदा न खास्ता, क्या आपने दुनिया में कहीं और पे भी सतार ईदी देखा? नहीं देखा। आपके मुल्क में पैदा होते हैं। यस। तो भाई आप ना करें पैदा ना इन लोगों को। आप सुकून से, आपको पता हो कि जनाब एक रियासत मौजूद है, काम किसका है? रियासत का है ना। जी हाँ। बात है जो 2010 में लोगों ने जिस तरह से आपकी हेल्प की, क्या 2022 में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। कि मुल्क के तो हालात क्या ही वजह ऐसे है? हो गए वजह दोस्तों उसकी साहब। ये है कि कहीं न कहीं हम बेईमान कौम तो है ना। बेशक। लोगों के गोदाम भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? भर अभी रहे हैं। बहुत ही बेशक माफी भर के रहे साथ हैं। बेशक। एमपीएज और एमएनएज की बात कर रही है शर्मिला। मैं सिर्फ और सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। मैं बलूचिस्तान की बात भी कर रहा हूं, मैं सिंध की बात भी कर रहा हूं, मैं पंजाब में जहां पे भी आया अपना, उसमें साउथ ऑफ पंजाब में, तो वहां पे यही शिकायतें आ रही हैं कि जनाब गोदामों में जा रहा है। भाई जनाब गोदामों में जा रहा है। सही। लसबेला में एक आदमी ने मुझे कहा, एक बंदे ने मुझे कहा कि जनाब एक आदमी के पास इतना तेल जमा हो गया था खाने का कि वो एक हिंदू दुकानदार के पास गया। उसने कहा कि मेरे पास इतना तेल जमा हो गया, मुझसे खरीद लो। माफी के साथ उसने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, जाओ किसी मुसलमान दुकानदार पे बेच लो। अल्लाह अल्लाह। ये मैं कसमन ये बात मैं कह रहा हूं, अल्लाह। कसमन में ये बात कर। आप अंदाजा कर लें लानत कि है ना। हम क्या मतलब हमारी कहां तरबियत कहां चली गई, बेहिस हो गए हैं। हमारी तरबियत कहां चली गई। हमारे जो हमें जो इल्म देने वाले लोग हैं, जो हमें मदारस में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, वो टीचर्स, वो उस्ताद कहां चले गए हमारे? तो अयूब खुदा साहब, सही, हजरत साहब, इंसान ब्रेक का खासकर वक्त हो पाकिस्तान गया में बहुत गिर चुका है। अल्लाह हम पे हिदायत दे, हम पे रहम फरमाए। ब्रेक के बाद ब्रेक डिस्कशन के आपके साथ बाद जारी हो रहेगी। गए। खोसा साहब, जी। क्योंकि खोसा साहब ग्राउंड पर मौजूद हैं, रिलीफ वर्क कर रहे हैं, इनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम इनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अपील करेंगे, बताएंगे आपको ये क्या काम कर रहे हैं और ग्राउंड पे रियलिटी क्या है। वर्दा सही, अकाउंट डिटेल्स भी चल रही हैं। अगर आप खुसो साहब की मदद करना चाहते हैं इस्लाम मुतासरीन के लिए, तो अकाउंट की डिटेल्स लेके आप इनकी मदद भी कर सकते हैं। और मजीद ब्रेक के बाद खुसो साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आप खुसो साहब की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के इस्लाम मुतासरीन की मदद कर सकते हैं। इसी के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। और ब्रेक पे जाने से पहले खुशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन जहां पे हम बात कर रहे थे कि मुल्क इस वक्त हमारा आधे से ज़्यादा मुल्क पानी में डूबा हुआ है, तबाह हो चुका है, सैलाब की इतनी बदतरीन सूरत हाल है, मईशत हमारी तबाह हो गई है। लेकिन वहीं पर ही हम देख रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। और अभी फ़िलहाल हम जानते हैं कि 190 रुपये फ़ी लीटर या कहीं कहीं 180 रुपये फ़ी लीटर दूध बिक रहा है। लेकिन अब दूध एसोसिएशन से भी आवाज़ आना शुरू हो गई कि दूध भी मजीद महंगा किया जाए। इस बारे में मजीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर गुज्जर साहब, डेयरी मिल्क एसोसिएशन से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम दुनिया बोल है। गुज्जर साहब, क्यों इतना दूध मजीद महंगा कर रहे हैं? ऑलरेडी हमारी कमर टूट गई है आवाम की महंगाई की वजह से। 190 रुपये फ़ी लीटर दूध चल रहा है। एक गरीब आदमी कैसे अपने बच्चे को दूध दे? लोग आपको इल्जाम उठा देते हैं, आप महंगा कर रहे हैं। आप मिल्क एसोसिएशन से है ना डेयरी। वालेकुम अस्सलाम जी, जज़ाकल्लाह। बड़ा ममनून हूँ बोल न्यूज़ का। यकीनन लोगों को पता चलना चाहिए दूध की कीमतें बढ़ने के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है। और मैं आपको बता दूं कि देखें, मैं बारहा कहता हूँ, दूध की कीमतों का इख्तियार मेरे, आपके, कमिश्नर कराची के किसी के हाथ में नहीं है। इसका इख्तियार है इनपुट्स के हाथ में। इनपुट्स महंगे होंगे, दूध की कीमतें बढ़ेंगी, गोश्त, मुर्गी, अंडे की कीमतें बढ़ेंगी। और मैं आपको बता दूं, इसे अगर कोई रोक सकता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और वफाकी गवर्नमेंट रोक सकती है। और देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्या वाकई टाइम है महंगाई यानी दूध की कीमतें बढ़ाने का? सर अभी सूरत हाल है, आवाम वैसे ही परेशान है, महंगाई इतनी वो ज्यादा कहना ये हो चाह गई रहे हैं, देखना पड़ता है जब चारा देखिए महंगा जी। होगा, बिजली महंगी होगी, हर चीज महंगी होगी, जब इनको दूध पड़ना है एक रेट पे, उसे कम रेट पे कैसे बेचें? मैं आपको बताऊं कि अगर मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 200 रुपये लीटर है तो मैं आपको कम कीमत कैसे दूं और क्यों दूं? देखिए, मैं आप मेरी बात पूरी होने चलें, दें। आप बात कीजिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अगर चाहे ना, देखिए पाकिस्तान अपने मवेशियों की ज़रूरियात का 45% चारा पैदा करता है और ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च कहता है
और अब वही चारा आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, वही अजनास के बाय प्रोडक्ट्स आप धड़ाधड़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपके रुपए की वैल्यू जीरो हो गई। डॉलर की ऊंची परवाज ने आप खरीदार को एकदम मुतवज्जो कर दिया पाकिस्तान की तरफ। वो मेरे पेट की रोटी, मेरे मुंह का निवाला छीन के वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? देखें, जब ये एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका इंपैक्ट इनपुट्स पे आता है, इनपुट से आउटपुट पे आता है और हर सारिफों से बढ़ता है। तो बहुत जरूरी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अजनास की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दें, अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दें। आपके मवेशी बह गए हैं, आपकी फसलें बह गई हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम क्या करें? कितना फर्क आया सैलाब की वजह से आपके चारे, चोकर और आपके इनपुट्स के रेट में? देखें जी, चोकर 1100 रुपए चल रही थी, एकदम जंप लिया उसने, 1900 रुपए की हो गई। भूसा आपका 700 रुपए चल रहा था, एकदम जंप लिया, 1200 का हो गया। और गीला जिसमें कीचड़ है, बस मवेशी खा नहीं रहे। मैं क्या बयान करूं आपको, हमें कुछ नहीं मिल रहा जी। हमारे मवेशी तमाम बह गए हैं पानी में। हम मवेशी लेने जाते हैं, एक तो लंपी स्किन डिजीज ने आपको तबाह किया था पहले, उसके बाद अब ये सैलाब आपको लेके बैठ गया। और मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी हुकूमतें कुछ कर रही हैं इसमें। खुसा साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? कितना मुतासर किया? नहीं, मुतासर तो देखिए हुआ है, खासतौर पे अगर हम चारे की बात करते हैं कि आप जितना भी आपका जो सैलाब से जो तबाही आई है उसमें ज़ाहिर आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो तबाह हुई हैं, उन्हीं से आपके पास चारे ने आना था। अभी अगर मैं सैलाबज़दा इलाकों की बात करता हूँ, जो वहाँ पे लोगों के पास मवेशी हैं उनके पास चारा नहीं है, या तो वो बेचारे, अगर आप कहीं वीडियो देख लें जो शायद मैं वहाँ पे मौजूद था, तो उसमें वो माल मवेशी मौजूद है। जब उनसे पूछा कि भाई आप तो खा रहे हैं, आपके पास तो चलो चावल भी आ गया, आटा भी आ गया, इसके लिए आप कहाँ से चारा लेकर लेंगे, इसी में क्या करें? अब मैंने सुना है कि शायद उनके रिलीफ के लिए भी, माल मवेशी के रिलीफ के लिए भी चारा जा रहा है। जानवरों के जो लोगों ने वहाँ पे भूसा वगैरह स्टोर किया हुआ था, वो चारों तरफ से पानी में वो भूसा आ गया, गीला हो गया। हाँ, गीला भी हो गया और उन्होंने महंगा भी कर दिया, जाहिर सी बात, उन्होंने महंगा भी कर दिया। तो ये चीज तो है। मुनाफाखोर, सरगर्म, जखीरा अंदोज, सरगर्म। अब कहानी ये है कि क्या आपको वफाकी हुकूमत से आप राब्ते करते हैं, उनसे दरखास्तें करते हैं? मैं जानता हूँ आप बड़े एक्टिव रहते हैं शाकिर साहब। असल में तलहा देखें, जिम्मेदारी है वफाकी मिनिस्ट्री नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च की। वो फूड सिक्योरिटी का मामला भाई, उनकी रिपोर्ट आई है 4-5 दिन पहले, वो कहते हैं 6 महीनों का सामान जमा है, हम लोग फूड सिक्योर है। 6 महीने पे ये लोग समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल संभल गया। देखें जी, ये बात मैं और आप बखूबी जानते हैं, दूध, गोश्त, मुर्गी, अंडा आपकी कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। हम कीमतें नहीं बढ़ाना चाहते, पर हम करें क्या, हम मजबूर हैं। आपको पता है पिछले कई दिनों से कमिश्नर ऑफिस से जो अशियाए जरूरिया उनकी रेट लिस्ट जारी नहीं हो रही, मेरी इत्तलात के मुताबिक। आखिर को क्यों? देखिए ना, किसी को पता ही नहीं है, हमें भी नहीं अंदाजा कि हमें दूध की कीमतें कहाँ लेके जानी लेकिन पड़े। गुजर साहब, अगर रेट लिस्ट अगर प्रिंट हो भी रही है, मिल भी रही है, तो क्या उस पर कोई चेक एंड बैलेंस होता है? सवाल तो ये भी उठता है ना, चेक एंड बैलेंस जिसकी अपनी मर्जी जितना है उतनी रेट बढ़ा रहा है। चेक एंड बैलेंस होता है, पर जो हालात हो गए वो ढके छुपे नहीं है, ना आपसे, ना मुझसे, किसी से भी नहीं, ना हमारे कमिश्नर कराची से। वो भी देख रहे हैं कि सूरत हाल क्या है। देखिए, हम 45 लाख लीटर दूध रोजाना कराची को सप्लाई करते थे, आज हमारी पैदावार ही सारी 35 लाख लीटर रह गई है। हम करें क्या? हमें मवेशी नहीं मिल रहे, मवेशी खरीदने जाते हैं पंजाब की मंडियों में रास्ते बंद हैं, सिंध भर का चारा, हमारी फसलें। देखें, ये कंक्रीट का जंगल है कराची, यहाँ हर चीज हमें परचेज करनी पड़ती, लेबर बाहर से आती है। जब चारा आप एक्सपोर्ट कर दोगे, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब हम इंपोर्ट करते हैं, वो ड्यूटी, टैक्सेस, उसका बोझ सारिफ की जेब पे आता है। तो बहुत जरूरी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, कि जी अजनास के बाय प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाएं और मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च रिकमेंडेशन भेजें। मिनिस्टर कौन है? काबीना तो बहुत बड़ी है, मिनिस्टर कौन है? देखिए जी, तब्दील होते रहते हैं, खुदा साहब, हम एक जरिए मुल्क हैं। टमाटर ईरान से आए तो हमारे बाशऊर मुसलमानों ने ट्रक से निकाल के फेंक दिए कि ये शिया टमाटर है, हम नहीं खाएंगे। प्याज आप बाहर से, मुझे कंप्लीट सर, प्याज आपके बाहर से आ रहे हैं। दालें मंगवाने के लिए मिफ्ता ने कल बोला है, मिफ्ता इस्माइल हमारे वफाकी वजीर खजाना, कि हमारे पास डॉलर नहीं है कि हम दालें मंगवाएं, डिफॉल्ट नहीं करने वाले हैं। हर चीज आपकी बाहर से आ रही है। फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी आपके मुल्क में खत्म हो चुकी है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, हुक्मरान मसरूफ हैं सियासत में। देखिए, मैं एक बात की तो तरदीद कर दूं, बताइए, कि जो आपने टमाटर के हवाले से बात की, क्योंकि भाई ईरान से आ रहा है, तो ईरान से तो बहुत सी चीजें आ रही हैं, बहुत कुछ आ रहा है, हर जगह आ रहा है, लेकिन वो कुछ माशाल्लाह अच्छे लोग थे। तो ये वाली बात, सिर्फ बात ये थी कि जो मुझे पता चली
वो ये था कि वहाँ के जो लोकल्स थे, जो लोकल ज़मींदार जिनके पास टमाटर था जी जी, वो सिर्फ अपने उसकी कीमत की जो है ना वो सेफ्टी वो चाह रहे थे कि हमारी कीमतें जो है ना वो इस तरह से ड्रॉप लो। बात ये है कि अगर आपके पास एक छोटा सा पॉकेट रह गया था जिनके पास टमाटर वगैरह थे, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको वो सपोर्ट करते, उसी कीमत में उनको सपोर्ट करते। तो भाई आपने कितना था, इतना तो नहीं था कि पूरे मुल्क में टमाटर थे, आपने मुश्किल से आपने ईरान से मंगवा ले, प्याज मंगवा ले, चीजें मंगवा ले, तो आपने उनको तो कुछ नहीं दिया, आपने बाहर से मंगवा लिया, वो ठीक है। लेकिन ये वाली बात गलत है कि मैं ये कहूँ कि वीडियोस मौजूद हैं खुदा साहब। नो, देखो एक आध से एक ऐसी वीडियोस तो भरी पड़ी, एक आध वीडियो से, एक आध बंदे की बात से हम उसका पूरा एक वो नहीं ले सकते कि जनाब उसकी वजह ये है। इस हवाले से मैं ये कहूँगा, देखो ईरान के साथ अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हों, ईरान से आप तेल भी मंगवा सकते हैं, ईरान से आप बिजली भी ले सकते हैं, ईरान से आप हब तक तो तेल आता है ना स्मगल होके आता है, लेकिन आप उनके साथ अगर मामलात आपके अच्छे हो तो आप बाकायदा मंगवा सकते हैं। ना ईरान से मामलात अच्छे, ना अफगानिस्तान से मामलात अच्छे, ना इंडिया से मामलात अच्छे, चाइना से थोड़ी सी दोस्ती है, किससे अच्छे मामला? वो तो आपकी हिमालय से ऊंची दोस्ती है, आप कह रहे थोड़ी सी दोस्ती पटोल चल रही है खुशू साहब। अच्छा, मैं यहाँ पे एक दफा रिपीट करना चाहूंगी तला कि हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है खुशू साहब के अकाउंट का, ऑर्गेनाइजेशन जो काम करे सलाह मुतासरीन के लिए, तो प्लीज आप लोग अकाउंट डिटेल्स नोट डाउन कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर बात भी करना चाहूंगा। इसमें ये है कि जो हमारी एसोसिएशन है, गुर्ग वेलफेयर एसोसिएशन, हम एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, सी लाइफ पे काम कर रहे हैं, अपने टूरिज्म और कल्चर के ऊपर, खास तौर पे बलूचिस्तान की टूरिज्म पे, सिंध की टूरिज्म पे और साउथ ऑफ पंजाब के, जहाँ से मैं बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हूँ, उसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। और जाहिर है हमारा ये भी था कि खुदा न खास अगर कोई मुश्किल आए तो हम उस मुश्किल में हम फॉर द फर्स्ट टाइम हम काम कर रहे हैं, जिसमें मेरे साथ बलूचिस्तान के बहुत नामवर लोग, अकरम दोस्त है, अफजल मुराद है, बड़े नामवर दोस्त हैं मेरे साथ, जो हम मिल के काम कर रहे हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम हम ये काम कर रहे हैं और हमारा ये है कि हम रिहेबिलिटेशन की तरफ जाएं। जो लोगों के मड स्ट्रक्चर है, मिट्टी के घर बने हुए हैं या स्टोन के बने हुए हैं या वुड के बने हुए हैं, हम उनका जिस तरह से वो घर था मौजूद, हम उनको वापस जाके हम उसकी रिहेबिलिटेशन शुरू करें। हमें यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है नसीराबाद, जाफराबाद में और सिंध की तरफ, क्योंकि अभी पानी वहाँ से उतर नहीं रहा। हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़े, हमारे पास थोड़ा सा फंड ज़्यादा आ जाए तो हम कोशिश करेंगे कि जैसे अब ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, कोयटा हो गया, कोयटा से ऊपर हो गया, कलात की तरफ, मस्तुंग की तरफ, हम वहाँ से काम का आगाज़ करें। तो इस तरह से हम वहाँ पे थोड़ा बहुत काम करें, फिर हम जल मक्सी की तरफ और नसीराबाद, जाफराबाद की तरफ आए, फिर हम सिंध में जैकोबाद की तरफ, इस तरह से आए। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने आते हैं, हमारे पास फंड्स कितने आते हैं। इसलिए मेरे साथ कुछ और दोस्त हैं जो कि बाहर मुल्क में रहते हैं, उनके साथ थोड़ी सी मेरा एक रब्ता हुआ है, तो अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह हमारे पास इतना कुछ जनरेट होगा। तो इसलिए मैं जब भी किसी चैनल पे जाता हूँ तो मैं उनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट लोगों तक पहुँचाएं, इतनी जनरेट हो जाए कि हम लोगों को दोबारा रिहेबिलिटेशन की तरफ जाए। बहुत सारे डोनर्स अभी सवाल पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यकीनन जिस चैलेंजेस का हमने भी जिक्र किया है, डिस्कशन में शामिल किया है, मुस्तहकीन तक पहुँचना, असल लोगों तक पहुँचना, जहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है, आप कैसे पहुँचते हैं? देखिए, बात यह है ना कि मैं बहुत घूमा फिरा हूँ और मैं जब बहुत से लोग जब घूमते फिरते हैं तो पहले पूछते हैं कि वहाँ पे कोई 5 स्टार होटल है या नहीं है। हाँ, वो वैसे भी जो वो कोई प्रोग्राम होता है ना तुर्बत में या कहीं ग्वादर में, तो एक बहुत बड़ा सिंगर है पाकिस्तान का, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो जब उसको कहा गया कि जनाब तुर्बत में एक शो है, तो उसने पूछा कि बड़ा जहाज़ जाता है कि नहीं जाता, तो उसको कहा गया कि नहीं जी, बड़ा जहाज़ नहीं जाता, छोटा जहाज़ जाता। कहने लगा, ओहो, पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया कि मैं बड़े जहाज़ में सफ़र करता हूँ, छोटे में नहीं करता। अच्छा, सेकेंडली अच्छा वहाँ पे कोई 5 स्टार होटल है? उन्होंने कहा जी 5 स्टार होटल भी नहीं। कहेंगे फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो जब इस तरह के हमारे बड़े स्टार्स हैं जो बहुत बड़ा कवाल है वो, अच्छा हाँ, बहुत बड़ी ताने, बहुत पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, तो अगर वो उन हालात में वो नहीं जा सकते हैं तो इन हालात में कैसे जाएंगे? तो मैं क्योंकि देहाती आदमी हूँ बेसिकली, मैं जमीन पे सो सकता हूँ, मैं पत्थरों पे भी सो सकता हूँ, मैं रेत पे भी सो सकता हूँ। अल्लाह की नेमत है। मैं वो जो पानी वो पीते हैं मैं वो पानी भी पीता हूँ, जो वो खाते हैं मैं वो भी। तो मैं बलूचिस्तान हुआ, अपना सिंध हुआ और अपना ये जो साउथ ऑफ पंजाब हुआ, सुलेमान रेंज जो है, मैं बहुत हद तक घूमा फिरा हूँ। तो मेरे पास सिर्फ ये कि कार है, क्योंकि अभी आपने पहले एक कमर्शियल दिखाया, आप जीप दे सकते हैं, तो अगर मेरे पास जीप होती तो मैं और मजीद जा सकता था। तो मेरे पास सिर्फ कार, इंशाल्लाह जल्दी। तो मेरी कार बेचारी इतनी कोई संभली हुई कार थी, लेकिन इन सैलाब के दिनों में जो है ना, अभी मैंने अभी मिस्त्री के पास भिजवाई है,
पता नहीं कहाँ से बेचारी की आवाजें आ रही है। फकीरी में जो बादशाहत है वो बादशाहों को खोसो साहब नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल मैं और मेरे तमाम दोस्त, और बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन तमाम आर्टिस्टों को भी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, आए मेरे साथ शामिल हो जाए। मैं आपको लेके जाऊंगा, मैं आपको वो पानी नहीं पिलाऊंगा जो मैं खुद पीता हूँ, मैं आपको अच्छा पानी पिलाऊंगा। मैं अपने हाथ से खाना बना के आपको खिलाऊंगा, जो दाल रोटी वहाँ पे। जज़ाकल्लाह मेरे साथ आप भी बेशक बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, काफ़ी सारी NGOs भी काम कर रही हैं सैलाब मुतासरीन की मदद करने के लिए, लेकिन एज ए कौम, एक फ़र्द, इंडिविजुअलिटी की हैसियत पे हमारी आम इंसान की क्या इस वक्त ड्यूटीज़ हैं कि हम किस तरह सैलाब मुतासरीन की मदद करें। इससे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलिम साहब, हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। ये बताइए कि एज ए फ़र्द हमारा मजहब हमसे क्या कहता है कि हमारी इस वक्त क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैलाब मुतासरीन के लिए? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मालिक अर्ज़ समा फरमाता है वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन, कि मैं तुम्हें जरूर आजमाऊंगा तुम्हारे फलों, तुम्हारी जानों, तुम्हारे अमवाल के नक्स के साथ, और मैं देखूंगा कि तुम में से कौन सब्र करता है, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। ये सैलाब हों, ज़लज़ले हों या दीगर नादानी आफात हों, दरअसल अल्लाह वहदहू ला शरीक अपनी ताकतों का इजहार करते हुए अपने बंदों की आजमाइश करता है कि इनमें से कौन है वो लोग कि जो अल्लाह इसके जद में आते हैं और जद में आकर अपने मालिक की तरफ रुजू लाते हैं और सब्र करते हैं, और कौन है वो लोग कि जो कुरान मजीद, कुरान रशीद की दीगर तालीमात पर अमल करते हुए इन मजलूमों, परेशान हालों की मदद करते हैं और इनके दस्तों बाजू बनकर उनके साथ मैदान अमल में निकल आते हैं। कुरान मजीद, कुरान रशीद में अल्लाह ताला ने बड़ा वाज़ेह फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। असल बुनियादी तौर पर हर बंदा ये सवाल करता है मेरी बहन कि हम अच्छे मुसलमान क्यों नहीं बन रहे, फलां माशरा यूं कर रहे, हम यूं क्यों नहीं है, मगरबी माशरे ऐसा कर रहे, हम क्यों नहीं है, फलां यूं है, हम क्यों नहीं है। उसका एक दो कुरैशी साहब कता कलामी की माजरत, किबला बस वो आवाज़ थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हो रही है, हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी सही हो जाए, आप टेक्निकलिटी हैं उसको हम सही करें। शाकिर भाई आप भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सैलाब का जो नुकसान है, तबाही है, हजरत इंसान और हम पाकिस्तानियों को यकीनन अब सबको एक होना होगा, लेकिन फासले थोड़े से इतने बढ़ गए हैं लोगों में, सियासतदानों में, कि वो हम मोबिलाइजेशन नहीं देख रहे जो हमने पहले पाकिस्तान में देखी थी जब रिलीफ वर्क हुआ करता था। तलहा, बतौर कौम हमें कौम की तरह खड़ा होना चाहिए। मैं चूँकि एक फार्मर हूँ, एक डेयरी फार्मर हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि मैं अपने तई जो कुछ कर सकता हूँ, हमारी एसोसिएशन, हमने 16 कैंप्स लगाए हैं सिंध भर में, और जो डेरा गाजी खान की पूरी बेल्ट जो डूबी है वहाँ हम फ्री ऑफ कॉस्ट जानवरों के इलाज की सहूलियात, हमारे वेटनेरियंस जो उन इलाकों के हैं वो इन कैंप्स पे मौजूद है और वो सहूलियात फराम कर रहे हैं। हमने तमाम जो हमारी वेटनरी की फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, हमने उनसे अपील की थी कि वो हमारी मदद करते हैं, अद्वियात फराम करते। तो कईयों के फ़ोन आए कि जी हम पैसे, मैंने कहा जी हम अद्वियात पहुंचा नहीं सकेंगे, जो वहाँ डॉक्टर्स मौजूद है आप उनसे रब्ता करें। तो हमारी 2-3 कंपनीज़ ने बड़ी मदद की, जिसमें सेलमोर फार्मास्यूटिकल कंपनी लाहौर से है, वो बगदाद शरीफ में उनके नेशनल सेल्स मैनेजर थे, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, अद्वियात पहुँचाई। और एक बिल्ड एग्रो कंपनी है जिसने हमसे रब्ता किया, और बाकी हम अपने तई जो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैं बताऊँ आपको, जब पानी खड़ा है तो मच्छर पैदा हो रहा है, वो मवेशी को काट रहा है, वो ब्लड पैरासाइट का शिकार हो रहा है, और जब वो पैरासाइट्स उसकी बॉडी में घूमते हैं तो जैसे मलेरिया, डेंगू, इसी तरह मवेशी के साथ होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डायमिनोजिन ग्रुप की, इमिडोकार्ब की। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जी वो अद्वियात अगर फराम कर सकते हैं मवेशियों के लिए, तो हमारे वेटनेरियंस मौजूद हैं, हमारी यूनिवर्सिटी भी काम कर रही है। हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं, कंटिन्यू करें अपनी बात जो आप कर रहे थे सर। देखिए मैं तला भाई बात ये कर रहा था कि आज हम ये कहते हैं कि हम अच्छे मुसलमान क्यों नहीं हैं, तो उसकी बड़ी वाज़ेह और दो टोक सी बात ये है कि हम अच्छे मुसलमान इसलिए नहीं है कि हमने अच्छी तरह ना कुरान पढ़ा है ना हदीस पढ़ी है, वरना कुरान ने हमारी बड़ी वाज़ेह तौर पर रहनुमाई की है
कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम में से हर गिज, ये लफ्ज तो देखिए कितना जोर दिया गया, हर गिज कोई आदमी नेकी कमा ही नहीं सकता जब तक कि वो अल्लाह की राह में वो खर्चा न करे कि जो वो अपने लिए पसंद करता है, जो उसको अपने लिए पसंद होता है। अब ये वाज़ेह तौर पर हमारे लिए कुरान और हदीस में रहनुमाइयां मौजूद हैं। और मैं तला भाई यहाँ एक बात की अर्ज कर दूं कि कुरान मजीद की आप पहली जो आगाज अलिफ लाम मीम यहाँ से आयतें पढ़ें तो वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून आल ईमान की निशानियों में जहाँ नमाज की बात है तो वहां 7 मुत्तसिल बात ये भी फरमाया गया है कि आल ईमान कामिल वो होते हैं जिनके लिए ये कुरान राय हिदायत है, कुरान बायस निजात है कि जो हमारे लिए रिज़्क़ से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और आपने देख लिया है कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी फेलियर्स, खराबियां हैं मुआशरती तौर पर, लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूं कि पूरी दुनिया में जितना पाकिस्तानी कौम के अंदर जज्बा है अल्लाह की राह में अखराजात और खर्चा करने का, इतना कहीं नहीं। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है जहां खूबियां कौमों में होती हैं वहां खराबियां भी बहुत सी होती हैं। तो इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है हमारी खराबियों में से बड़ी खराबी है जखीरा अंदोजी। अगर एक तरफ एक आदमी करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया ताजर अपने तिजारत से निकालकर वो अल्लाह की राह में देने के लिए बाहर निकला है, मैं आपको अभी बता रहा हूं। और ये भी एक चीज मैं थोड़ी सी कोट कर दूं कि बहुत सारी हम पूरा साल हमारी एनजीओज, हमारे नेशनल और इंटरनेशनल जो लोग इदारे हैं जिनका बुनियादी तौर पर ही नहीं है, निजी लोग जो हैं जिनका मकसद ये होता है कि वो इल्म, दीन और उलमा को लताड़ें और वो सिर्फ जो है ना वो ये कहें कि जी बस ठीक है दीन की कोई जरूरत नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके इस प्लेटफॉर्म पर उन लोगों से सवाल पूछ रहा हूं कि ये तो पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि मौलवी अगर बेटा बन जाएगा वो खाएगा कहां से। मुझे बताएं कि आज सैलाब जदगान से जाकर पूछें और सैलाब जदा इलाकों में जाकर जरा देखें आपको कितने सियासी वर्कर नजर आ रहे हैं और कितने मौलवी अपने कंधों पर जनाब आटे के तोड़े उठाकर जो है ना वो चलते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैदान अमल में कौन है? मैदान अमल में या तो आमतुन्नास, आम अवाम है, या उलमा है, उनकी तंजीमें। मैं आपको अभी बता रहा हूं, सिर्फ मेरा एक इदारा है जामिया रज़विया ज़ाउल उलूम, हमारा सिर्फ एक मदरसा है। हमने अपने मुआविनीन की मदद के साथ हमने यकीन करें 3 करोड़ से जायद के खेमे और ये चीजें घर घर जाकर पहुंचाई हैं माशाअल्लाह। इसी तरह बड़ी बड़ी हमारी तंजीमात हैं, आप दावत इस्लामी को देखें, TLP को देखें, आप ये अल खिदमत फाउंडेशन को देखें, दीगर या कतई नजर किसी मसलक के या किसी जमात के, खुदा की कसम वही लोग आपको फ्रंट पे नजर आएंगे और दयानतदारी से ये काम करते कि जिन्हें हम रोजाना सुबह शाम कोसते थकते नहीं। तो मैं वो ये कह रहा था कि हम लोगों ने सिंध के अंदर ये आटे के लिए हमने कहा यार वहीं पे हम लोग देंगे। तो सखर की मिल, सॉरी टू से मुझे उस मिल का भी नाम जो है नहीं वरना मैं यहाँ हाईलाइट करता, उन्होंने पहले दिन हमसे कहा जी कि वो थैला हम आपको 1000 का देंगे। अगले दिन जब उनके पास डिमांड बढ़ी तो उन्होंने 1200 का किया और वेरी नेक्स्ट डे यकीन करें 1400 रुपए का वो थैला जो है ना उन्होंने आटे का हमें देने का कहा। तो ये जो जखीरा अंदोजी इस वक्त है, तो क्या मैं डंडा उठाकर इनके सर में मारूं? खुदा की कसम ये जो सियासतदान है ये फेल हो चुके हैं, ये हुकूमतें फेल हो चुकी हैं। ये बाहर से ये तो कहा जा रहा है कि जी अरबों इकट्ठे कर रहे हैं, फलां से ये मांग रहे हैं, हमें ये भी तो बताया जाए कौम को कि इन्होंने पानी की बोतलें भी जाकर किसी को दी हैं। ये तो उल्टा जो एड इनके पास आ रहे हैं उनको हड़प कर रहे हैं। तो यहां रियासतों के करने के काम होते हैं तला भाई, वो काम आम लोग नहीं कर सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूं आले सरवत को, वो जाना चाहते हैं, इलाकों में काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी नहीं है। मैं एक बार फिर सलाम करूंगा पाक फौज को कि बताएं आज फिर ये फौजी, तुम कहते हो जी फौजी जंगों के लिए, तो आप फौजियों को कैंपों में क्यों बिठाया हुआ है? क्यों उनसे कहते हो कि लाओ आटा तोड़े सरों पे उठाकर हमें दो, फिर खुद उठा के लेके जाओ ना। पता चला अफवाज पाकिस्तान हर मुश्किल घड़ी में इस कौम का सरमाया और उनके साथी बनकर खड़े हुए हैं। लिहाजा हमें अपने तमाम एसिड्स का एहतराम करना है, उनका दिफा करना है। और मैंने हैसुल कौम जैसे 2005 के जलजले में मैं उस वक्त बेशक बहुत कुछ हुआ, लेकिन खुदा की कसम उस वक्त के जो हुकूमती किरदार था उसके मुकाबले में आज ये जीरो है, बिल्कुल जीरो है हुकूमती किरदार। कहां है ये वजीर मशीर, कहां है ये इदारे? तो इस हवाले से तला भाई हम सब की ये जिम्मेदारी है कि जब तक हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी ये डॉक्टर साहब जो अभी बात कर रहे थे, देखिए हर आदमी का शोबा है। हमारा शोबा दीन था, अल्लाह के फजलो करम से हमने मुतअद्दिद मसाजिद की बाली शुरू की हुई है। हमारा शोबा दीन था,
हमने वहां पर लंगर शुरू किए हुए हैं। और मुझे तो ऐसे ऐसे आस्थाने, जैसे आपके मुर्शिद करीम का आस्थान है हजरत क़िबला बाबा जी सऊ सरकार, उनको देखें, आप पीर आप पगारों को देखें, ये बड़ी बड़ी दरगाहों को देखें। यहाँ कहा जाता था जी ये लंगर कहां से आता है, और देखें आज हजारों उन्हीं टुकड़ों और लंगरों पे पल रहे हैं लोग। तो करने का काम सबका है। माशाल्लाह आज की आप बोल की नशरियात ने ये कर दिया कि आप माशाल्लाह ये कर सकते हैं, आपने ये किया। इसी तरह उलमा लोगों को इस हवाले से जनाब मोटिवेशन उनको दें ताकि वो ये काम करें। और रियासत की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, इदारों की जिम्मेदारी है कि वहां अमन और अमान की सूरत को बेहतर बनाएं ताकि जो लोग वहां जाकर खिदमत लोगों की करना चाहते हैं वो अच्छे अंदाज से वो खिदमत कर सकें। क़िबला मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा आबाद रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे हमेशा राजी रहें, आका दो जहां, और साथ साथ पूरा पंजतन पाक का घराना आपसे राजी रहे, क्योंकि हमेशा आपने हक और सच का साथ दिया। आज भी आपने बड़े खुल के अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है कि हम अपना किरदार तो अदा कर रहे हैं, हर कोई मिनहसिल कौम अपना अपना 2-2 रुपए 1-1 रुपए जो कर सकता है करे। इस वक्त जरूरत हमें इसी चीज की है, क्योंकि अगर हम सब एक ना हुए तो बहुत मुश्किल में होंगे। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच, अल्लाह खैर, जुमा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन बड़ा अच्छा पैगाम दिया खोसो साहब। यकीनन, बिल्कुल। इसमें देखिए किरदार की बात हो गई ना, हर इंसान ने अपना अपना किरदार अदा करना है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। बेशक, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई वो मुसलमान हो, किसी भी मजहब से। और आप देख लें कि हमारी जो अक़लियती बरादरी है वो किस तरह से काम कर रही है, वो भी बढ़ चढ़ कर काम कर, हमें उनको भी याद करना चाहिए, उनको भी सपोर्ट करनी चाहिए कि वो भी बड़ा बढ़ चढ़ कर। मैंने अभी जो कोयटा में एक मुश्किल सूरत हाल पेश आई, जब हमारे पास वहाँ पे ये सुई गैस की ट्रांसमिशन लाइन जो थी वो उड़ गई थी, तो वहाँ पे बहुत ही फिर सख्त बात हो जाएगी, फिर सख्त बात हो जाएगी, इसलिए मैं वो बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी कोयटा में, उन्होंने जिस तरह से काम किया, खासतौर पे ग्राह फरोशी नहीं की उन्होंने ग्राह फरोशी नहीं की। जो गैस के जो सिलेंडर्स लोग भरने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ पे एक नवा के लिए एक जगह है, वहाँ पे एक क्रिश्चियन था, उसने वो नो प्रॉफिट और नो लॉस पे उसने वो गैस के सिलेंडर्स भरे। हम मुसलमानों ने उसके ऊपर कमाया पैसा, हमने कुछ महंगी चीजें बेच दी, उन्होंने नो प्रॉफिट और नो लॉस पे। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। उसके आगे भी एक कठिन बात है, लेकिन सख्त बात है, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहूँगा। वो मैं ब्रेक में करेंगे। खैर बहुत बहुत शुक्रिया खोसो साहब, आप हमसे ब्रेक पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच गुजर साहब। और एक बार फिर मैं अनाउंस करना चाहूँगी, खोसो साहब की ऑर्गेनाइजेशन जो मसला मुतासरीन के लिए काम कर रही है, उनकी अकाउंट डिटेल स्क्रीन पे चल रही है। अगर आप मदद करना चाहते हैं, खोसो साहब की ऑर्गेनाइजेशन जरूर करें, लाजिम जुड़ना चाहते हैं, लाजिम है, जितना भी हो सकता है आप आटे में नमक के बराबर मदद करें, लेकिन कीजिए, जरूर कीजिए खोसो साहब की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि सलाम मुतासरीन की तरफ हमारा थोड़ा बहुत और वफाकी हुकूमत डेयरी एसोसिएशन के मसाइल भी हल करें प्लीज भाई। यही हमारी फूड सेफ्टी है, फूड सिक्योरिटी। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। अब कुछ बात हो जाए मौसम की सूरत हाल की, तो आपको आगाह करते चलें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि बालाई पंजाब में बादलों की एंट्री से मौसम खुशगवार हो गया है। आज पंजाब के कई शहरों में बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। अगर कराची के शहर की बात करें हम, तो ज़्यादातर इलाकों में मतला साफ है और साथ साथ ठंडी हवाओं का राज है। आप वॉल पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखें कराची का मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, कहीं भी हमें बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ठंडी ठंडी हवाएं अच्छी चल रही हैं, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कराची में कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। और दूसरी जानिब अगर हम पंजाब का रुख करें और पंजाब की तरफ हम इस्लामाबाद की तरफ बढ़ें, तो आप देखें पंजाब में लाहौर में हमें बादल छाए हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर हम पहले इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ भी बादलों का राज बरकरार है। और दर्जा हरारत की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन दर्जा हरारत कम से कम 21 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तलहा की जानिब और वो आपको बताएंगे इस वक्त तलहा स्किन से रिलेटेड कुछ ब्यूटी टिप्स शेयर करेंगे। क्या करेंगे तलहा, ओवर टू यू। वर्दा ने बताया आपको मौसम का हाल, लेकिन अवाम के तासुरात का मौसम में आपको बताऊं तो कल के मैच के बाद बड़ा खुशगवार है और हर कोई बड़ा खुश है। कह रहे हैं वाह बाबर वाह, वाह रिजवान वाह, दिल जीत लिया, खुश कर दिया। इसी तरह खेलते रहें तो शायद हम
सिर्फ क्रिकेट ही देखेंगे अपनी पूरी जिंदगी और कोई खेल खेलेंगे ही नहीं। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बेग साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। बेग साहब, हमारी टीम में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब मुझे नजर आ रही है वो रिजवान से नजर आ रही है। जिस तरीके से वो प्रेस का सामना करते हैं, जिस तरीके से इंग्लिश प्लेयर्स के साथ वो इंटरैक्ट करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव वाइब रिजवान से निकल रही है मेरी नजर में पूरी टीम में फैल रही है। बेग साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं तला, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जिस अंदाज से कल खेली है, इस टीम के बारे में कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है। जब इंग्लैंड ने 200 रन का टारगेट पाकिस्तान को दिया तो लोगों की यही राय थी कि पाकिस्तान इस हदफ के ताक़ुब में बड़ी मुश्किल से 2-4 हो सकता है। लेकिन जिस तरह की बैटिंग की, हालांकि इब्तिदाई 10 ओवर्स में सिर्फ 87 रन थे, लेकिन फिर डोमिनेट किया रिजवान ने और बाबर ने। खास तौर पर बाबर ने कल अपनी दूसरी T20 सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान के पहले बैट्समैन बने, उनसे पहले अहमद शहजाद और रिजवान सेंचुरियां बना चुके। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डोमिनेट किया, यही चाह रहे थे सब लोग, जो क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन, वो यही चाह रहे थे कि पाकिस्तान फियरलेस क्रिकेट खेले, कि पाकिस्तान अटैक करे, और पाकिस्तान ने अटैक किया। अब आप अंदाजा लगाएं कि उन टॉप के बॉलर थे ल्यूक वुड, उनकी बड़ी पिटाई हुई, जिन्होंने पहले मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। डेविड विली की पिटाई हुई, और उसके अलावा कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तो मोहम्मद रिजवान के 2 कैचेस भी ड्रॉप हुए, एक कैच ड्रॉप हुआ, एक स्टंप मिस हुआ। 23 रन के स्कोर पर उनका एक आसान सा कैच एलेक्स हेल से ड्रॉप हुआ, और फिर आदिल रशीद की गेंद पर उनका स्टंप मिस हुआ। विकेट कीपर फिल सॉल्ट से उस वक्त उनके 32 रन थे, और फिर वहीं से टेक ऑफ किया पाकिस्तान ने, जिसका फायदा उसे 10 विकेटों की फतह की सूरत में मिला। बेग साहब, ऐसे कैचेस ड्रॉप क्यों हो रहे हैं? क्या हमारे को माहौल को, एनवायरनमेंट को ड्यू ज्यादा है? क्या वजह है? पाकिस्तान भी कैच ड्रॉप कर रहा है, इंग्लैंड भी कैच ड्रॉप कर रहा है, बड़े इजी कैचेस, वजह क्या है? देखिए, उसकी वजह ये तला कि लाइट टावर्स होते हैं और गेंद जब हवा में जाती है तो अपनी आइस को सेटल करना, एडजस्ट करना, वो मुश्किल हो जाता है। फिर क्राउड का भी प्रेशर है, चले प्रेशर अपनी जगह, लेकिन लाइट्स की वजह से प्लेयर्स को गेंद को लोकेट करने में मुश्किल हो रही है। राइट, कौन सी चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेग साहब? आने वाले मैचेस में हमें क्या टीम यही कंटिन्यू करनी चाहिए? कौन सी चेंजेस लानी चाहिए आज के मैच में? मेरे ख्याल में आज के मैच में ये शायद लेग स्पिनर शादाब खान को पाकिस्तानी टीम में वापस लाएं। उस्मान कादिर की पिछले मैच में कारकर्दगी अच्छी नहीं रही, और इसके अलावा फास्ट बॉलर हसनैन ने 4 ओवर्स में कल 50 रन दिए। तो अगर नसीम शाह आ जाते हैं टीम में या वसीम जूनियर को मौका मिलता है, तब लगता यही है कि शायद 1-2 ही चेंजेस हों पाकिस्तानी टीम में। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग मौजूद थे और उनका ये कहना है कि 1-2 चेंजेस एक्सपेक्टेड हो सकती हैं, स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि हमने कल के मैच में भी देखा था कि फास्ट बॉलर्स की काफी धुलाई हुई थी, स्पिनर्स ने काफी कम रन दिए थे, जिसकी वजह से स्पिनर्स को ज्यादा तरजीह दी जाएगी आज के मैच में। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है वर्दा। लेकिन तलहा एक बात बताऊं, कल जब हमें 200 का टारगेट मिला है तो मुझे लगा था कि हम तो नहीं कर सकेंगे, हम तो हार जाएंगे। जिस तरह से कल हम शो में डिस्कशन कर रहे थे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब पाकिस्तान जीता तो क्या एक्साइटमेंट थी, किसी की इंतहा नहीं है। लेकिन तलहा आपको पता है कि जब हम इतने स्ट्रेस में मैच देख रहे होते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि उफ अब क्या होगा, तो ये स्ट्रेस आपको पता है हमारी स्किन पे कितना ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। हमारे रिंकल्स हो जाते हैं, आपको पता है? जी, हमें रिंकल्स हो जाते हैं। तो मैं मान लेता हूं। सिर्फ मैं नहीं कहती, हमारे साथ एक बहुत ही फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट भी मौजूद है, मैं उनसे कंफर्म करवाऊंगी। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं काफी दिन बाद, बल्कि पहली बार आज हमारे शो पे आए हैं, तो उनका मैं थैंक्स कहना चाहूंगी और वेलकम भी कहूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुशीर। एक मिनट वर्दा, प्रोड्यूसर साहब ने डॉक्टर साहब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भेजा है। अच्छा, डॉक्टर साहब वो जानना चाहते हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब प्रोड्यूसर हैं, बड़े वो वायरल भी हैं आजकल, फॉलोअर्स भी सोशल मीडिया बहुत, आपकी जवानी का राज क्या है? ये तो क्या बात है। देखिए, सबसे मेरा ख्याल है कि आप, मैं बुढ़ापे में खुश हूँ। नहीं, आपकी जो बात बड़ी सही है। आप कहते हैं सच बोलने की कोशिश करें और खुश रहें, है ना, डाइट अच्छी लें। अच्छा, और दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे एनवायरनमेंट में ये है कि लोग समझते हैं जितने आप पैसे खर्च करेंगे ना आपके अंदर ग्लो आएगा। मेरा ख्याल है ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत ही आप सिंपल डाइट लें, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइज की कोशिश करें। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो कहता हूं कि लोग जो ओवरडू करते हैं ना, लड़कियों को आप मिलती होंगी दोस्तों से कि कुछ जरा सी 24 की हुई मगर मुझे बोटॉक्स लगा दो, मेरे फिलर्स लगा दो। आप 24 की बात कर रहे हैं? कल हम डिस्कस कर रहे थे अपने शो में, 15 साल की बच्चियां आके कह रही हैं जी बोटॉक्स करवा रही हैं। जी, अच्छा ये तो आपने बताया 15 साल की बच्चियां। मेरे पास जो व्हाइटनिंग इंजेक्शन का एक क्रेज चला हुआ है ना, लोग समझते हैं कि व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाने से शायद हम अंग्रेज हो जाएंगे। वो तो मुमकिन नहीं है, वो आपके फादर या मदर कोई एक अंग्रेज होने
चाहिए, मस्ट है, ठीक है, वरना आप पाकिस्तानी रहेंगे। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि बहुत छोटी बच्ची होती हैं 6, 7, 8 साल की, और उनके पेरेंट्स आते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ एक वो भी बड़े इश्यूज है ना, देखिए माशरती वो सारे, तो वो कहते हैं कि जी अभी से बच्ची को लगा दें क्योंकि आगे चल के। मैं कहती हूँ खुर्रम साहब कि हमारे यहाँ व्हाइटनिंग फोबिया है सीरियसली, और इसमें हमारी गलती जो है हमारी माओ की। बिल्कुल सही, व्हाइटनिंग फोबिया भी है, नकली बाल लगवाने का फोबिया भी है, लेकिन साथ साथ जो सोशल मीडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं इंस्टाग्राम की वजह से डॉक्टर साहब टीनेज लड़कियों को बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगा अपनी बॉडी के हवाले से कि ओ मैं इस लड़की को देखती हूँ इतनी अच्छी है, मैं इस लड़की को देखती हूँ इतनी अच्छी है, मैं इतनी अच्छी क्यों ना हूं, चलो डॉक्टर के पास काटो पीटो मुझे। हम डिनाइल में चले गए, इतनी महंगाई होने के बावजूद भी आप एस्थेटिक क्लिनिक्स में जाके देखें, रश लगा हुआ है, बिल्कुल लगा, पता नहीं उधार ले लेके बैंक से लोन ले ले, क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोग सही कह रही है, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर लेके लोग जो है वो अपने फिलर्स वगैरह लगवा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही है, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप सब कुछ करें, ठीक है, एक तो चादर देख के पाँव फैलाएं, सेकंड देखिए आप अनएक्सपेक्टेड कोई लड़की की आप वीडियो देख लेते हैं या कोई एक्ट्रेस हैं, अच्छा एक बड़ी मशहूर इंडियन एक्ट्रेस हैं और बहुत अरसे से वो आ रही हैं, तो एक लड़की आई कि वो कह रही है मैं तो इतनी बड़ी लगती हूँ, मैं तो क्लास 2 में थी तो वो हीरोइन आती थी, तो देखिए वो उनके डाइट क्या है, ठीक है, उनकी डाइट क्या है, उनका लाइफस्टाइल क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम लोग भूल जाते हैं, जेनेटिकली आपकी जीन्स भी होती है ना, देखिए कुछ लोग बहुत आपको मेंटेन जो भी कर ले आप आप अपने ऊपर हर चीज करें, मगर जीन्स अगर आपकी नहीं है, ठीक है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की बातों में इतना जबरदस्त शो के साथ साथ कि पता है मीडिया इन्वेजन से बहुत लोग कॉम्प्लेक्स हो गए, बहुत हम। अच्छा, हमारे शोज जो होते हैं ना, देखिए अगर हम लोग कुछ बैठे हुए हैं, हम लोग बड़े तैयार होके आए हैं, आराम से बैठे हैं, लाइट्स चल रही हैं, अब वो कराची में कोई मूव करता हुआ है, कुरंगी से मूव करता हुआ है, बाइक पे आया है, खवातीन है, बच्चे हैं, तो ना वो पानी है ना वो एनवायरनमेंट है। पहले आप ये कोशिश करें कि जी सिंपल डाइट हो जहां तक आप कर सकते हैं। थर्ड चीज हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट, हम महंगी नहीं हो जाते, महंगी ना हो, सिंपल मींस हेल्दी डाइट होना जरूरी है। हेल्दी डाइट में क्या आता है आप मुझे बताएं। हमारे आप पाकिस्तान की बात कर लें, कौन ऐसा है, मैं व्यूअर से ही सवाल करना चाहूंगी, आप जरा नजर डालिए कि हेल्दी डाइट में आप लोग क्या लेते हैं। क्या आप लोग सैलेड लीव्स यूज करते हैं, क्या आप लोग ग्रीन वेजिटेबल्स यूज करते हैं, क्या हफ्ते में 2 दफा सब्जियां मछली का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा देखिए, जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो फौरन प्रोटीन से हमारे दिमाग में आता है जी गोश्त ही गोश्त गोश्त खाएंगे जी प्रोटीन होगा। अच्छा जी, अब किसी को देखेंगे जी वो अच्छे इसलिए लग रहे हैं, उनके पास बहुत मनीड है, ऐसी कोई बात नहीं। आप जितने हाथों से काम करेंगे, जितना आप पोछा लगाएंगी खवातीन, ठीक है, मर्द घर में कुछ नहीं कर सकते, गमले उठा के रखें, जितनी हार्ड वर्क करेंगे ना आप, उतने आपका कोलेजन जो आपकी, जैसे ये बिल्डिंग खड़ी हुई है तो उसका पिलर्स होते हैं, तो आपकी स्किन के पिलर्स है वो कब स्ट्रांग होते हैं, जब आप हाथ से काम करती हैं, जब आपको पसीना आता है। खवातीन तो बैठी हुई हैं, हाथ में रिमोट कंट्रोल, और बेचारी जो काम करने वाली खातून हो रही हैं वो और यंग होती जाती हैं क्योंकि देखिए वो सिंपल खा, फिर वो कहती है ये इसको तो कुछ भी नहीं मिलता, मैं इतना एसी में बैठी हूँ, मैंने अभी सुबह को पिज्जा खाया, दोपहर में बर्गर खाऊंगी, रात में पाए खाऊंगी, ठीक है, फिर भी मेरी एजिंग हो रही है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे आपने कहा कि हम खवातीन बहुत सारी ऐसी जो हम भी उसमें शामिल हैं कि टीवी देख रहे होते हैं, बैठे हुए न्यूज देख रहे होते हैं, और फिर हम स्ट्रेस का शिकार भी हो रहे होते हैं, ओह अब क्या होगा, ओह एंजाइटी हो रही है, तो क्या इससे भी आपके फेस के रिंकल से फर्क पड़ता है? बिल्कुल 100%। पता है, देखिए जो अच्छे हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं, जो डोपामिन आप सभी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो आपको छोटी सी कोई एक्साइटमेंट मिल जाए, कोई अच्छा सा, जैसे मुझे कोई एक अचानक खुशी मिल गई, उसके अलावा जब आप हार्ड वर्क करते हैं ना, आप रिलैक्स होते हैं, तो ऐसे हार्मोन्स आपके रिलीज होते हैं जिनसे आपको एंग्जाइटी खत्म होती है, जिससे आपकी एजिंग खत्म होती है, जिससे आप गोरे भी होते हैं अपने हिसाब, मतलब अंग्रेज नहीं बन जाएंगे मगर एक गोरापन आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखें कि जब आपका स्वेटिंग होती है ना, तो आपके पोज जो उसके अंदर जितना डर्ट है, आप वो खवातीन जो बहुत ज्यादा ओवरजिलस, मतलब कहते हैं ना मैनिक्योर पेडिक्योर कराई चली जा रही है, ठीक है, और उससे क्या होता है कि इवेंचुअली इन द लॉन्गर रन आपकी स्किन बिल्कुल छिलका बन जाती है। और आपको तो पता ही होगा लड़कियां फेशियल वगैरह रेगुलर बेसिस पे कराना, और वो 4 क्रीमें जो मिला के लगाती हैं अभी तक, ये अभी तक चल रहा है कि खुद से 4 क्रीमें मिला के गोरा होने की क्रीम मिलाई, उनमें क्या करती है, थोड़ा मर्करी भी ऐड किया। अच्छा, और लड़कों को भी बेचारों को उसमें लगा दिया। वो कहते हैं नाई के पास जाते हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी मैं बाइक पे बहुत जाता हूँ, मेरी झाइयाँ आ रही हैं, वो क्या नाई उनको क्या करते हैं जी, उन्हीं को वो हेयर स्टाइलिस्ट, ठीक है, वो क्या करते हैं, नाई बाब जी, मुझे कल उन्होंने कहा कि जी आप नाई ने बोला था, नहीं मैंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कि क्या करें कि वो 4 क्रीमें ऐड करें, उनमें थोड़ा सा लिटरली तेजाब ऐड करते हैं,
और उसको आपको पूरा फेस पे लड़के बड़े चमक जाते हैं और वो रेड चमकते हुए निकल रहे होते हैं। सबसे पहले होते हैं वो वाइटिश, फिर होते हैं गुलाबी, फिर होते हैं मरूनिश, फिर होते हैं डार्क ब्राउनिश, फिर हो जाते हैं टैंड काले धब्बे, और फिर दोबारा बाबर के पास, और फिर दोबारा उसके बाद और 2-3 दफा के बाद pavilion. कहते हैं ये क्या फिर किसी डॉक्टर। अच्छा मुझे आप यकीन करें, चले ये तो एक वो है लड़के हैं बेचारे, मुझे कल बड़ी वो जो फैशनेबल खवातीन नहीं होती, परसों दोपहर में 2 मिली, ठीक है। अच्छा उन्होंने कहा कि जी मैंने PRP भी करवा ली है, मैंने लेजर भी करा लिया है, मैंने वाइटनिंग इंजेक्शन भी कराया, मैंने बोटॉक्स भी फिल, और इतने बड़े बड़े पैचेस। अच्छा पहले तो एक पता ही नहीं कि अगर कोई अमेरिका में चीज़ है, लेजर एशियाई जिल्द के लिए, हमारी जो एशियन स्किन है तुर्की से लेके इंडोनेशिया तक वो बिल्कुल डिफरेंट है, चाहे आप कितने भी गोरे हैं, चाहे कितने सांवले काले हैं, ठीक है। ग्रीस से लेके और बर्तानिया तक वो एक डिफरेंट स्किन टोन है। अच्छा लेजर उनके लिए मेंट फॉर यूरोपियन स्किन है। हम लोग समझते हैं कि जी यूरोप कर रहा है तो बस हम भी करेंगे, आपको तो पता है बस तो झुकने की देर है। नॉर्मल नेचुरल रेमेडी बताएं ना डॉक्टर साहब कि कैसे, अगर आपके फेस पे देखिए हम बाहर निकलते हैं, सन टैनिंग होती है, यंग, अच्छा माओ को अक्सर ये शिकायत होती है कि यूनिवर्सिटी लड़कियां जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, डिपार्टमेंट इतने दूर दूर होते हैं, वॉक करती है, सन टैनिंग हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, तो इसलिए फिर वो लोग एस्थेटिक के पास या इस तरह के प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो आप घर में बताएं किस तरह हम नॉर्मल तरीके से अपने आप को हेल्दी रखते हुए अपनी स्किन का ख्याल रखें। बिल्कुल, देखिए मैं बड़ा एक बेसिक टिप देता हूँ। एक तो लड़कियां क्या करें, थोड़ा सा अब यूनिवर्सिटी में या थोड़ा फॉर द टाइम बीइंग आप थोड़ा दुपट्टा आगे कर लें, एक शेड मिले, पूरी स्लीव्स पहने, ठीक है, लड़के कैप पहने। अच्छा आप क्या करें, पानी ज्यादा पिए, और एक सिंपल रेमेडी बड़ी घरेलू, ठीक है, बड़ी सिंपल सी जो हर कोई पाकिस्तान के पूरे मौसम के वाले से, ठीक है, 5 चीजें इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले करेंगे जी 2 चमचे बेसन, ठीक है, जो नेचुरल एंटी बायोटिक भी है, ठीक है, ठीक है। 2 चमचे चने का आटा, ठीक है, 2 चमचे हुस्ने यूसुफ पाउडर। बेसन और चने का आटा तो एक ही हो गया ना बेसिकली। नहीं चने का, देखिए बेसन तो बिल्कुल बहुत जो बिल्कुल प्योर होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। जो चना आप चना कौन सा वाला, भुने हुए चने जो होते हैं? नहीं भुने हुए नहीं, कच्चा व्हाइट। अच्छा कच्चा व्हाइट चना वो अलग हो गया। बेसन, चने का आटा, हुस्ने यूसुफ पाउडर, बादाम की खली, जो बादाम का छिलका होता है उसको जब तेल निकाला जाता है तो उसका जो डेब्री निकलता है, ठीक है, वो, और उसके साथ ऐड करेंगे जी सिल्वर नाइट्रेट क्रीम, या जो आप खीर के ऊपर चांदी का वर्क लगाते हैं, ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ा सा इसके अंदर संदल और रोज वाटर मिक्सचर बनाया, थोड़ा सा सिट्रिक एसिड पाउडर की जगह आप लीमू ऐड करें, बहुत नहीं कि बर्न करें, और साथ में उसके ऐड करेंगे 2 से 3 चमचे प्योर, कोई सा भी, अगर प्योर नहीं मिलता टेट्रा पैक भी दूध डालेंगे। मिक्सचर बनाया पूरा चेहरा। अच्छा चेहरा ये नहीं है, लड़कियां क्या अब यहाँ लड़कियां आप देखें यहाँ तक बड़ी, लड़कियां भी लड़के भी बेचारे यहाँ तक केयर करें, ठीक है, और यहाँ पे आ जाती है गीज स्किन, वो जैसे मुर्गाबी की स्किन लटक जाती है, क्योंकि इसको फेसिसाइज ही नहीं करती हैं, यहाँ तक किया, ठीक है, और ये हिस्सा भी नेग्लेक्ट करती हैं जो आपका नेप ऑफ द नेक और कान, और देखिए चेहरा ये है और ये भी है अप टिल है, ठीक है। अच्छा ये लगा के आपने, और उसके बाद क्या करना है, जब थोड़ा ड्राई हो गया तो उसको रगड़ना नहीं है, बिल्कुल टेंडर लव, जैसे 6 महीने के बच्चे को आप उठाते हैं ना गोद में, सर टेंडर लव एंड केयर से आप करेंगे। और जो अगर ये सब कुछ ना कर सके तो मैं उसको एक नुस्खा दे दूं सर। अब बताइए। बड़ा आसान सा नुस्खा है डॉक्टर साहब जी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें उसी वक्त भेजता है। मैं ये मशवरा देता हूं कि आप 1000 दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके रिंकल्स विंकल्स ये वो सब चले जाएंगे, चेहरे पे नूर आ जाएगा, जिंदगी में बड़ा सुकून आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन जल्दी से अगर हमारे पास समय जल्दी से जो आपने सारी चीजें बताई एक दोबारा रिपीट कर दें। बेसन, चने का आटा, बादाम की खली, उसके अंदर ऐड किया हुस्न यूसुफ पाउडर, और ऐड करेंगे संदल और उपटन, थोड़ा सा मिक्सचर बनाया, चांदी का वर्क, अर्के गुलाब और दूध, पेस्ट बनाया, और जब ड्राई हो गया उसको हल्के हल्के निकालना, वो नहीं प्यूमस स्टोन या वो जो लोफ होता है ना उससे नहीं रगड़ना है, बड़े प्यार से हल्के हाथ से ही अपने रब करना है, और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, रिलैक्स रहें, ठीक है, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लें, अच्छे से अपने आप को रिलैक्स रखें, थोड़ा घर का अब पता रिलैक्स कब होता है, जब आप हार्ड वर्क करते हैं। टाइम की कमी है, टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम मुर्शीद हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी टिप बताई, तो प्लीज ये टिप इस्तेमाल कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा, अपना फीडबैक देख के भी हमें बताइएगा, दोबारा से आपको जरूर इनवाइट करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। जैसे के साथ ही शो का वक्त होता है खत्म, फिर मुलाकात होगी आपसे मंडे को। मुझे तलहा को डॉक्टर साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। मैं हूँ इमरान रियाज खान, अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़।
इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत को लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।